अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, किसी ने तुमसे पूछ लिया कि भारत का धर्म कौन सा है, क्या बोलोगे? आज का हमारा चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल बनते हैं। इसके चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने क्या किया, उन लोगों ने फोकस किया कि लोगों के पास में पावर रहे। सरकार सभी रिलीजन से वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है। तो आर्टिकल नंबर 32 इसलिए जरूरी है, ये याद नहीं होता है लेकिन ये पेपर में आता है तो याद करना पड़ेगा अपने। फंडामेंटल राइट दूसरी राइट से बहुत ज्यादा अलग है। हमारे देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पे। मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज नया वन शॉट रिवीजन। और आज का हमारा चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल बनते हैं। एंड स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे कौन सा चैप्टर है? राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर बताता है कि एज ए सिटीजन हमारे पास में कौन कौन सी राइट्स अवेलेबल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन कौन सी राइट्स दी है, इसके बारे में ये चैप्टर बताता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि आप संविधान से क्या समझते हैं। राइट पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लागू हो रहा है वो। ठीक है, अब मैं फिर से आपसे वहीं से सवाल करूंगा क्योंकि हमें क्या करना है, हमें लिंक करना है। देखो, सारी चीजों को हमें क्या करना है, सारी चीजों को हमें एक स्टोरी के वे में समझते चलना है, रटना नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में चीजों को स्टोरी के वे में अगर करते चले गए तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या समझते हैं? Constitution is not only about the composition of various organs of government and relations among them. A constitution is a document that set limits on the power of government and ensure democratic system in which all persons enjoy certain right. कॉन्स्टिट्यूशन मेयर सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो कि बता रहा है कि सरकार का ये काम है तो पार्लियामेंट का ये काम है, जुडिशरी का ये काम है। अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस वीडियो इन द सेंस जब आपने पहले चैप्टर का वन शॉट रिवीजन देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ का, तो उसमें मैंने फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंक्शन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंक्शन है दैट इट सेट लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर को कहीं ना कहीं रोकता है, एक लिमिट सेट करता है। क्यों जरूरी है गवर्नमेंट की पावर पे थोड़ा सी रोक लगाना? अगर गवर्नमेंट की पावर को रोका नहीं गया तो सरकार अपने आप को माई बाप समझने लगेगी। वो क्या सोचेगी कि मैं ही दादा हूं। ऐसा सरकार को एहसास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश में आप कोई भी सरकार देख रहे हो वो इसलिए है क्योंकि हमने चुना है उनको, और जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन वो सरकार फिर से चुनाव हार जाएगी और कोई नई पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बना लेगी भैया। तो सरकार की पावर पे लिमिट लगाना जरूरी है। अगर तुम किसी को भी बहुत ज्यादा पावर दे दोगे, बहुत ज्यादा पावर दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप को माए बाप समझने लगेगा और वो करप्शन की राह पे उतर जाएगा। एक बहुत ही अच्छा कोट है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। मतलब कि अगर आपने किसी को पावर दी है तो वो कहीं ना कहीं करप्शन के माध्यम से, मतलब घपला ये वो, कहीं ना कहीं अपने आप को दादा समझने लगेगा। और अगर किसी के पास एब्सोल्यूट पावर दे दोगे तो फिर तो वो किसी से नहीं डरेगा। तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको ये बात मालूम थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने सिटीजन्स को राइट्स दिए। और ये राइट्स इसलिए दिए कि सरकार तुम्हारी माए बाप नहीं बनेगी। सरकार अगर ज्यादा तेज चले तो तुम बोल दो क्या बात है, अगला चुनाव आएगा, प्रोटेस्ट कर लोगे, ये कर लोगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन लोगों ने फोकस किया कि लोगों के पास में पावर रहे। समझ रहे हो? इसको ऐसा भी लिंक कर सकते हो कि जब अंग्रेज आए, अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया तो हमारे पास में कोई अधिकार नहीं थे। तो उनको ये लगा कि आज तो अंग्रेज आए, अंग्रेज चले गए, कल को अगर मान लो कोई ऐसी सरकार आ जाए और वो लोगों को कुछ परेशान करे, तो इसलिए उन्होंने सरकार की पावर पे लिमिट लगाने के लिए लोगों को राइट दे दी कि कोई भी सरकार इतनी ज्यादा पावर एक्सरसाइज ना करे या फिर से वैसा ना हो जैसा अंग्रेज ने हमारे साथ में किया। क्लियर है? लॉजिक समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल साइंस को लॉजिक से समझना है, स्टोरी के वे में समझना है।
So the part 3 of Indian Constitution of India lists the fundamental rights and also mention the limits on these rights. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। अब पार्ट 3 क्या है भैया, इसको ऐसा समझो कि आप लोगों को पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब बहुत मोटी किताब होती है तो किसी को भी पढ़ने में रोना आता है ना। आज मैं तुमसे बोलूं कि एक किताब पढ़ लो, एक छोटी सी किताब दे दी तो तुम खुशी खुशी पढ़ लोगे, बहुत मोटी किताब दे दी तो पढ़ने में रोना आएगा। तो जब बहुत मोटी किताब होती, बहुत बड़ी किताब होती, तो हम उसे क्या करते हैं, चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। तुम्हारी जो किताब है वो चैप्टर में डिवाइडेड है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6। तो वैसे ही आप ये जो पार्ट 3 आप इसको समझो चैप्टर, एक तरीके से चैप्टर समझ लो ताकि तुम्हें समझने में आसानी होगी कि पार्ट 1 किसी और के बारे में बात कर रहा है, पार्ट 2 किसी और के बारे में बात कर रहा है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है। तो पार्ट 3 जो है, मतलब चैप्टर 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बात करता है, वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। And in past 6 decades, the scope of right has been changed in some respect and expanded. और पिछले 6 दशकों से और इवन 7 दशकों से, 7 दशक मतलब decades, इन 6 decades और इन 7 decades मतलब पिछले 60 to 70 years में हमने ये देखा है कि फंडामेंटल राइट का स्कोप बहुत बढ़ गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो इतनी राइट दी थी, आज के तारीख में हमें इतनी सारी राइट मिल गई है। कैसे मिली है वो हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। क्लियर है, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई है। सो व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, एक तरीके से देख लेते हैं कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इस संविधान में लिखे हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं, ठीक है। हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, ये राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। मान लो कि लिख तो बहुत सारी चीजें देते हैं, अब मान लो वो चीज फॉलो नहीं हो तो क्या होगा, वो वाली चीज हमें देखना है। व्हाट रोल द जुडिशरी हैज प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दीज राइट्स, और जुडिशरी ने कौन सा रोल प्ले किया है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है कि ये राइट्स लोगों के पास में रहे। क्योंकि सरकार तो हमेशा लोगों की राइट कम करना चाहेगी, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी भागते भागते जाती, भागो 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 कि तुम राइट्स कम नहीं कर सकते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको 2 स्टोरी बताऊंगा। 2 स्टोरी के माध्यम से क्या बताना चाहता हूं मैं, 2 स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि राइट्स होना कितना ज्यादा जरूरी है, और ये दोनों स्टोरी आपकी किताब में लिखी हुई है। कौन सी स्टोरी है, दैट इन 1982 द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स द गवर्नमेंट इंगेज फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स। These workers were kept in the poor working condition and were paid less than minimum wage decided by the government. A team of social scientists studied their poor condition and petitioned the Supreme Court. They argued that compelling a person to do work for a less than minimum prescribed wage amounts to begar or forced labor, which is a violation of fundamental rights, that is right against exploitation. अब यहाँ पे एशियन गेम्स में क्या हुआ था कि सरकार ने बहुत सारे लोगों को काम पे रखा था कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, ठीक है। अब सरकार ने उनसे खूब सारा काम करवाया, लेकिन सरकार ने उन्हें पैसे बहुत कम दिए। जब पैसे बहुत कम दिए तो ये केस कहाँ चले गया, केस सुप्रीम कोर्ट में चल गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया, तुमने काम करवाया, वो आदमी गरीब है, तो तुम मतलब उसे कम पैसे में बहुत ज़्यादा काम करवा लोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक मिनिमम वेज तो होनी चाहिए, मतलब कि इतना काम करने के लिए 300 रुपये तो मिलने चाहिए, 400 रुपये तो मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि काम इतना सारा करवा लिया और दिए तुमने 50 रुपये, समझ रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या है, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि किसी भी व्यक्ति का आप एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हो। आपको क्या है, आपको एक मिनिमम वेज तो देना ही पड़ेगा। ये थी यहाँ पे पहली कहानी, और ये कहानी क्या बताती है, ये कहानी एक तरीके से हमें बताती है कि राइट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सेकंड कहानी किसकी है, सेकंड कहानी समझते हैं हम। तो अब हम देखते हैं मैचल लालुंग के बारे में, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है, मैचल लालुंग पढ़ लो, मैचल लालंग पढ़ लो, जो तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, हमें कंटेंट पे ध्यान देना है। तो मैचल लालुंग ये कौन है भैया, ये एक व्यक्ति हैं जो कि जब 23 साल के थे तब इनको अरेस्ट किया गया। ये आसाम में गांव में रहते थे।
केस में क्या हुआ था, एक ब्रीफ समरी देखते हैं कि इनके साथ में क्या हुआ था। अरेस्टेड एट 23 in Assam फॉर कॉजिंग इंजरीज फाउंड मेंटली अनस्टेबल। ठीक है, इनको अरेस्ट किया गया था कि फॉर कॉजिंग इंजरीज, कहीं कुछ उन्होंने मतलब एक तरीके से हम कर लो कि कुछ बहुत सारी इंजरीज फैलाई थी या किसी को मारा था, ऐसा समझ लो। ठीक है, फिर ऐसा पाया गया कि मेंटली अनस्टेबल है, तो इनको डॉक्टर्स के पास में भेजा गया था। ठीक है, इनका प्रॉपर इलाज विलाज हो गया और डॉक्टर ने फिर 2-3 बार पुलिस को बोला कि भैया, कोर्ट को बोला सॉरी, कि आप इनका ट्रायल स्टार्ट कर दीजिए, वो एकदम फिट है। लेकिन मैचेल जब 77 ईयर्स के हो गए थे तब तक उनका ट्रायल नहीं हुआ था, तब तक कोर्ट्स ने ध्यान नहीं दिया था। और फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंटरवीन किया और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने देखा कि एक व्यक्ति ने 54 ईयर्स अपने लाइफ के कहाँ बिता लिए, जेल में बिता लिए, और कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 54 ईयर्स कितनी बड़ी बात होती है, 23 साल एक युवा होता है और 77 ईयर्स तक वो जेल में रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो मैचेल की जो राइट थी, राइट टू फ्री एंड स्पीडी ट्रायल, इसकी वजह से मतलब मैचेल को ये वाला अधिकार नहीं मिला, फ्री एंड स्पीडी ट्रायल, और इसकी वजह से उनको क्या हुआ, उनको बहुत समय जेल में गुजारना पड़ा, जुडिशियल कस्टडी में गुजारना पड़ा। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मैचेल की भी फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं वॉयलेट हुई। पीछे वाले केस में हमने ये देखा था कि यहाँ पे एक तरीके से किसकी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुई, जो वर्कर्स थे उनकी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रही थी, यहाँ पे मैचेल की फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रही थी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ बिल ऑफ राइट्स। Rights are essential in democracy to ensure individuals are protected and recognized by government. Most democratic constitution include a list of rights called a bill of rights. देखो, राइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट्स इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों को विश्वास रहता है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। नो डाउट गलत आज भी हो रहा है, कहीं ना कहीं हम ये बोल रहे हैं ना कि 100% सारी चीज़ें सही नहीं है, लेकिन राइट्स नहीं होंगे तो पूरी सही नहीं होगी। कम से कम कुछ खराब है, कुछ अच्छी है, तो उसमें राइट्स का बहुत बड़ा योगदान है। हमने जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो एक तरीके से हमने हमारे बहुत सारी जगह से हम लोग इंस्पायर हुए थे, तो हमने यूएसए में देखा कि उनके यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ राइट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो उनकी हमने एज इट इज़ फंडामेंटल राइट बिल्कुल भी कॉपी नहीं करी है, लेकिन हम बड़े इंस्पायर हुए थे कि देखो वो ऐसा कुछ बिल ऑफ राइट्स करके फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं, तो इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि लोगों के पास में क्या रहे, लोगों के पास में कोई फंडामेंटल राइट्स रहे। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स का पर्पस क्या है? द बिल ऑफ राइट्स प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम वायलेटिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड प्रोवाइड रेमेडीज इफ राइट्स आर वायलेटेड। एक तरीके से सरकार को रोकता है कि वो कुछ गलत ना करे, और मान लो उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो वो उसका कंपनसेशन भरे, इसलिए राइट्स, अधिकार इसलिए जरूरी हो जाते हैं। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स। A constitution protects individual rights from threats by other individual organization or even the government itself. यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, किससे? सरकार से मिल रहा है, दूसरे लोग से मिल रहा है, मतलब मुझे कोई दूसरा इंसान आके नहीं मार सकता है। ठीक है, मेरे पास अधिकार है, सरकार से मिल रहा है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, कोई दूसरा इंसान मेरे साथ में भेदभाव नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में राइट टू इक्वालिटी, समझ रहे हो? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते वो मेरे पास में क्योंकि मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, समझ रहे हो? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स इंश्योर दैट गवर्नमेंट इज बाउंड टू सेव गार्ड दीज राइट्स इवन फ्रॉम इट्स ओन ऑर्गन्स लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो सरकार है, ठीक है, सरकार में अभी समझ लो कि सारा पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, या जो एग्जीक्यूटिव विंग हो, चाहे ये IAS हो और ये सारे लोग हो, इन सब से हमें बचाती है ये राइट्स। क्लियर है? वैसे ही फिर हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका ने भी क्या किया, साउथ अफ्रीका ने भी बहुत सारे राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए हैं। ठीक है, जैसे USA, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने अपने जो सिटीजन्स हैं इन लोगों को राइट्स दे के रखी है। क्लियर है? नाउ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द मोतीलाल नेहरू कमिटी हैज डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट एज फार एज बैक इन 1928 when India became independent and the constitution was being prepared. There were no two opinions in the inclusion and protection of rights in the constitution. The word fundamental suggests that these rights are so important that constitution has separately listed them and made a special provision for their protection. The fundamental rights are so important that the constitution itself ensures that they are not violated by the government. फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स की बात 1928 में जब मोतीलाल नेहरू
की जो कमेटी थी उन्होंने बात की थी 1928 में कि हम हमारे नागरिकों को बिल ऑफ राइट्स देंगे, फंडामेंटल राइट्स देंगे जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तब। तो जब देश को आज़ादी मिली, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी, तो किसी के भी मन में ऐसा कोई सेकंड थॉट था ही नहीं। सब लोग यही सोच रहे थे कि नहीं, हम सभी नागरिकों को राइट्स देंगे, ताकि मैंने रीज़न बताया कि वैसे ही अंग्रेज आके फिर से कोई गुलाम ना कर ले, मतलब वैसे कोई सरकार एक्सप्लॉइटेशन ना कर दे। इसके चलते हम क्या करेंगे, इसके चलते हम राइट्स देंगे ही देंगे। ठीक है, वर्ड फंडामेंटल, जो वर्ड फंडामेंटल है, राइट्स के आगे जो हमने फंडामेंटल लगाया, मतलब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने इसका नाम ही फंडामेंटल रख दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर पार्ट 3 एक पूरे चैप्टर में इन राइट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। जुडिशरी हैज पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशन बाय द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। पहले यहां तक समझ लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स दूसरी राइट से बहुत ज़्यादा अलग है। कैसे बहुत ज़्यादा अलग है? हमारे पास में बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप जानते हो, कोई छोटे मोटे राइट्स वॉयलेट हुए तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अपना केस आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हो। क्लियर है? तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स दूसरे राइट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से समझ में भी आएगा। जुडिशरी के पास में स्पेशल पावर है वही कि वो हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करके रख सके, ये भी आपको आगे समझ में आएगा। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है और अनलिमिटेड राइट्स नहीं है। गवर्नमेंट उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब कि अगर आपने बोल दिया कि तुम्हें बोलने की आज़ादी है, तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोल दो, गालियां देना शुरू कर दो, देश के विरोध में जाके शुरू कर। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कि तुम्हें बोलने की आज़ादी है, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन देश के विरुद्ध जाके मत बोलो, गाली गलौच मत करो। समझ रहे हो? तो ऐसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई है। तो अब हम बढ़ते हैं, एक एक करके फंडामेंटल राइट को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ये इमेज देख रहे होगे, इस इमेज से हम लोग सबसे पहले हेडिंग लिखिए राइट टू इक्वालिटी। इस इमेज से आप क्या समझ रहे हो? एक महिला है जो कि खाना बना रही है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पढ़ाई चल रही है और एक बच्ची पीछे बैठी है। तो पहला तस्वीर में क्या बताया जा रहा है? पहले तस्वीर में तुम्हारे मन में पहले से एक माइंडसेट तय है कि लड़की ये करेगी, लड़का ये करेगा। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया है पहले के वीडियो में। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये दिख रहा है कि हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। खाना बनाना से नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन का तात्पर्य नहीं बता रहा हूँ कि अगर महिला ने खाना बना दिया तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। लेकिन कभी भी हम लोग बात करते हैं कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात होती, कुछ होती, तो अगर मेल एंड फीमेल में ऑप्शन होगा तो वो मेल को प्रेफरेंस दी जाती है। या अगर मैंने बोला मेल या मेन बोला तो तुमको क्या लगेगा? बाहर जाके काम कर रहा होगा। महिला बोला तो तुमको लगेगा कि घर पे खाना बना रही है। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया आपकी बुक में? आपकी बुक में दिया है कि एक टेलीविजन न्यूज़ रीडर जो है, एक हम लोग देखते हैं ना जो बहुत सारे ये न्यूज़ चैनल्स होते हैं, तो वहाँ पे 2 महिलाओं को क्या किया? 2 महिलाओं को बोल दिया कि आप नहीं आओगे, या 4 महिलाओं को बोल दिया कल से आप नहीं आओगे। और रीज़न क्या दिया गया कि आपकी उम्र 45 से ज़्यादा है, तो हमारे टेलीविज़न की पॉलिसी, मतलब हमारे चैनल की पॉलिसी है कि हम 45 ईयर्स प्लस को न्यूज़ रीड नहीं कर सकते। लेकिन वही हम लोग देख रहे थे कि 2 मेल जो कि 45 ईयर्स प्लस थे, लेकिन वो न्यूज़ रीड कर रहे थे। तो ये क्या हुआ? ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ। वैसे ही दूसरा डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस पे, कि सारे बच्चे एक साथ में, एक बच्चा पीछे बैठा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया में ये कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं। तो इसके चलते, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आपको ध्यान करना 1950, 1951, 1952, 1953, मतलब 1949 से लेके, जब मैं बता रहा हूँ ना कि जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब आप समझो कि इंडिया की स्थिति कैसी थी। तो आपको वो टाइम पीरियड को ध्यान रखना है। तो इसके चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने क्या किया? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर ने एक फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट करी। वो फंडामेंटल राइट का नाम क्या रखा? राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी क्या है? राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विथ सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। जो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, इनको राइट टू इक्वालिटी क्या कर रहा है? इनको राइट टू इक्वालिटी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द एक्सेस ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि इनके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है।
एक्सेप्शंस हैं, ध्यान करना। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है कि कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे तुम नहीं आ सकते हो, तो कहीं ना कहीं देखो थोड़ा सा जैसे ट्राइबल एरिया में हम लोग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पता है ऐसे कुछ आप लोग देखोगे तो कुछ टेक्निकलिटीज है इन आर्टिकल्स में, वो आपको आगे जाके धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन मैंने वही बताया कि हर फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन आप इनके बेसिस पे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो कि तुम उस रिलीजन से हो तुमको नौकरी नहीं देंगे, तुम उस कास्ट से हो तुमको नौकरी नहीं देंगे। हम सब लोगों को एक लाइन में इक्वल रखेंगे। क्लियर? It also prohibit any discrimination in public employment on any of the above mentioned basis. Public employment जब सरकारी नौकरी की बारी आएगी तो इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। क्लियर है? मतलब जिसने पेपर निकाला तुम जाओ। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं राइट टू इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है जो कि इंडिया में बहुत लंबे समय तक पहले फॉलो हुई है, उसको भी कहीं ना कहीं क्या करता है, उसको भी कहीं ना कहीं खारिज करता है, उसको भी कहीं ना कहीं बैन करता है। ठीक है, खारिज बैन दो बोल दो, नहीं तो बाद में बोलोगे सर बहुत ज़्यादा टिपिकल हिंदी शब्द बोलते हो। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों रिपीट करता हूँ बेटा, ध्यान से सुनोगे ना, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना, ध्यान मेरे पे रखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, द स्टेट शैल कन्फर नो टाइटल ऑन अ पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्फ इन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड. This right to equality strive to make India a truly democratic by ensuring a sense of equality of dignity and status among all its citizens. स्टेट मतलब कि सरकार जो है, सरकार किसी को कोई भी टाइटल नहीं देगा। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोगों को पहले टाइटल चलता था राजा महाराजा ये वो, नहीं, अगर किसी को कोई टाइटल बोला जा रहा है तो सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक। मिलिट्री मतलब कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल है तो हमने नाम क्या के बोल दिया, लेफ्टिनेंट जनरल वनरा रवि, ऐसे करके बात कर ली, लेफ्टिनेंट जनरल अभिषेक पांडे, ऐसे करके अगर हमने बात कर ली तो ये चल सकता है। लेकिन इसके अलावा हम सारे लोग इक्वल है, ये नहीं हो सकता कि वो राजा महाराजा, वो अपने आप को भले ही राजा बोले, लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि आधार कार्ड में ऐसा नहीं लिखा जाएगा महाराज ये वो, ऐसा नहीं लिखेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, नाम लिख लो। ठीक है, तो सरकार है, सरकार देखो किसी को टाइटल्स नहीं देगी, टाइटल्स बस कैसे दिए जाते हैं, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक, किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो वो अपने नाम के आगे वो टाइटल यूज कर सकता है, नहीं तो सारे के सारे लोग इक्वल है। ये टाइटल वाला टाइटल वाला क्लॉज क्यों रखा था, ये टाइटल वाला क्लॉज इसलिए रखा था सो दैट किसी को ये ना लगे कि वो ऊंचा है मैं नीचा हूं। अभी मैंने बोला क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, देखो सबसे पहले एक होता है आर्टिकल। आर्टिकल क्या हो गया, राइट टू इक्वालिटी, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, मतलब मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट को हमने आर्टिकल बोल दिया। अब इस आर्टिकल के अंदर बहुत छोटे छोटे सब पॉइंट्स होते हैं ना, उनको हमने क्लॉज बोल दिया, उनको हमने क्या बोला, उनको हमने क्लॉज बोल दिया। तो जो मेन लाइन है, जो मेन हेडिंग है, वो क्या हो गया, वो गया आर्टिकल्स, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स है इनको हमने क्लॉज बोल दिया कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 3। समझ रहे हो, समझ में आ गया। तो आर्टिकल और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, मतलब आर्टिकल और क्लॉज, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ टेक्निकल शब्द बोल रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्रीएम्बल मेंशन टू थिंग्स अबाउट इक्वालिटी, दैट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, जैसे ही आप आपका कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है, जैसे आप आपकी किताब को खोलोगे तो पहला पेज में नहीं आता, एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, ये सारी चीजें आती हैं। तो वैसे ही संविधान को सबसे पहले खोलोगे तो प्रीएम्बल एक तरीके से ब्रीफ समरी मान लो। ठीक है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो सारी की सारी चीजें उसमें लिखा हुआ है एक छोटे से उसमें एक पेज में। तो जो हमारा प्रीएम्बल भी है, प्रीएम्बल क्या बात करता है, प्रीएम्बल बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि हम सभी लोग सेम रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो ऊपर है मैं नीचे हूँ कास्ट के नाम पे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के इक्वालिटी वाले चैप्टर में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से समझाया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब कि सब लोगों के पास में सेम अपॉर्चुनिटी रहेगी। तुम भी पेपर दो, मैं भी पेपर दूंगा, जिसमें दम होगा वो निकाल लेगा। तुम भी चुनाव लड़ो, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, जिसमें दम होगा वो चुनाव जीत जाएगा। समझ रहे हो, तो सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात नहीं हो रहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी ये नहीं बोल रहा है कि सिद्धार्थ के पास 100 रुपए तो तुम्हारे पास भी 100 रुपए, किसी और के पास भी 100 रुपए, उसके पास भी 100 रुपए, ऐसा नहीं होगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तुम भी बिजनेस ओपन करो, मैं भी बिजनेस ओपन करूंगा, मैंने मेहनत ज्यादा करी, मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने
एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगाया है। ये है आर्टिकल 16, देखो यहाँ पे लिखा है 16, तो इसको हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16, और जो ब्रैकेट में लिखा रहता है उसको हम क्लॉज पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4, जो ब्रैकेट में लिखा है वो क्या हो गया, वो क्लॉज हो गया। मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा है तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 3। समझ रहे हो, ब्रैकेट वाले को हम क्या पढ़ते हैं, ब्रैकेट वाले को क्लॉज पढ़ते हैं। तो मतलब आर्टिकल 15 पे चले जाओ और उसका जो सब पॉइंट 3 वाला है उसको देखना है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बोल रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन for the reservation of appointment of the post in the favor of the backward classes of citizen which in opinion of state is not adequately represented in the service under the state। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये बोल रहा है कि ऑल्दो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में सभी के पास में इक्वालिटी है, लेकिन अगर सरकार चाहे, स्टेट चाहे, तो वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है बैकवर्ड क्लासेस को। और अब तो ईडब्ल्यूएस को भी सरकार रिजर्वेशन दे सकती है कि अगर उनको लग रहा है कि पर्टिकुलर लोग, पर्टिकुलर जो क्लास है, पर्टिकुलर जो कास्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे नहीं आ पा रही है, तो उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन दे सकते हैं। उससे राइट टू इक्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है। उसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि इक्वालिटी कहाँ है। मैंने पहले भी बताया, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं फंडामेंटल राइट में। समझ गए हो, जैसे कि हमने बोला राइट टू इक्वालिटी, तो हम सारे लोग इक्वल हैं, लेकिन 10% सीट्स मान लो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व कर दी, तो उसमें आप ये नहीं बोलोगे इन इक्वालिटी, हम सारे लोग इक्वल है ना, वो तो करनी पड़ी थी। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन इसका मतलब नहीं है तुम देश के विरुद्ध जाके बोलो। राइट टू प्रोटेस्ट है कि बिल्कुल प्रोटेस्ट करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटेस्ट करो तो मार मूर दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देन राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी आर टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल टू डेमोक्रेसी। इज इट पॉसिबल टू थिंक वन विदाउट मेकिंग अदर? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। देखो, इक्वालिटी और फ्रीडम एक साथ साथ में चलता है, इक्वालिटी और फ्रीडम एक साथ साथ में चलता है इन द सेंस, आप ये नहीं सोच सकते हो कि सिर्फ इक्वालिटी के बारे में सोचो फ्रीडम ना हो। जैसे कि सबके पास में मैं ऐसा कर दूं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाओ, एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाओ कि हम सबके पास 100 रुपये, ठीक है, और हम सबको बोल दिया अब तुम घर में ही बैठो, कुछ मत करो, तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन गेम खेलोगे, रील चलाओगे, सब कुछ देखोगे, लेकिन उसके बाद में तुम्हें घबराहट होने लगेगी, तुम्हें फ्रीडम की ज़रूरत होगी कि नहीं मैं बाहर जाऊँगा, मैं घूम के आऊँगा। तो आप फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों को साथ में लेके चलना होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो कौन सी फ्रीडम की बात की गई है यहाँ पे, बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी है, ठीक है, आपको जो करना है वो करो, आपको प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट करो, लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट है? नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ एरिया ऐसे भी होंगे जहाँ पे कि मूवमेंट नहीं होगा। जैसे हमारे पास में फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि आपको उस पूरे देश में जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ मान लो कुछ स्पेशल एरिया है, शेड्यूल एरियाज़ हैं, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ हैं, जहाँ पे कि ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही, तो वहाँ पे आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। तो कुछ कुछ एरियाज़ है, लेकिन बाकी कहीं पे भी घूमो, क्लियर है। वैसे ही बोलने की पूरी आज़ादी है, लेकिन क्या नहीं बोल सकते हो, देश के विरुद्ध जाके नहीं बोल सकते हो। प्रोटेस्ट करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, प्रॉपर परमिशन लेके करो, कोई मना नहीं। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे थोड़े थोड़े, क्लियर है। देन नेक्स्ट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट को स्टार्ट करते हैं, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। द फोरमोस्ट राइट अमॉन्ग राइट टू फ्रीडम इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिनाइड his or her life except by procedure as laid down under the law। जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है ना, वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, मैं एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन बोल रहा हूं। नो पर्सन या नो सिटीजन लिखा है, उसमें नो पर्सन है, ठीक है। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। मतलब कि सबको राइट टू लाइफ है, सबको जीने का अधिकार है, लेकिन उसका जीने का अधिकार कभी हम नहीं भी देंगे। कब नहीं देंगे? जब उसने कोई ऐसा काम किया होगा जिससे कि उसको फांसी की सजा हो।
ठीक है, एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाते हैं, फिर से समझते हैं। ठीक है, एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाएंगे, सब समझ में आएगा। इस देश में सभी के पास में राइट टू लाइफ है। मेरे पास में राइट टू लाइफ है, आपके पास में राइट टू लाइफ है, आपके दोस्त के पास में राइट टू लाइफ है, आपके रिश्तेदारों के पास में राइट टू लाइफ है। हम सबको जीने का अधिकार है। ठीक है, हमको जितना जीना है भरपूर जियो, जब तक भगवान हमें नहीं उठा के ले जाते। हम सब जी रहे हैं। लेकिन मान लो कि एक इंसान है राम, ठीक है, या एक इंसान है रवि, अपन रवि को ले लेते। एक इंसान है रवि, रवि ने क्या किया, रवि ने किसी को मर्डर कर दिया, रवि ने किसी का मर्डर कर दिया। अब रवि ने जब किसी का मर्डर किया तो रवि का केस चल रहा होगा कोर्ट में, कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट में पूरा आज सुनवाई हुई, कल सुनवाई हुई, बहुत सालों तक सुनवाई चलती रही और कोर्ट इस डिसीजन पे पहुंचा है कि रवि को फांसी की सजा दी जाए। तो रवि को फांसी की सजा दी जा रही है। अब रवि ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरे पास तो राइट टू लाइफ है, तुम मेरे को मत मारो, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोला है मेरे पास राइट टू लाइफ है, तो कोर्ट कैसे, कोर्ट मुझे ये सजा नहीं दे सकता है। कोर्ट ये सजा दे सकता है, क्योंकि आखिरी लाइन क्या बोल रहा है, नो पर्सन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। प्रोसीजर, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया ना। फॉर एन एग्जाम्पल कि रवि ने किसी को मार दिया, अब रवि ने किसी को मार दिया तो पूरा कोर्ट ऐसा थोड़ा ना कि मार दिया और कल ही सजा सुना दी। कोर्ट ने रवि को भी मौका दिया, भैया रवि तुमको अपने बचाव में कुछ कहना है, तुमको कुछ कहना, पूरा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। और उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद में पता चला है कि रवि ही गुनहगार है, तो हम उसकी जान ले सकते हैं बाय लॉ। समझ गए हो? तो राइट टू लाइफ सबके पास में है, लेकिन अगर पूरा कोर्ट पूरा प्रोसीजर करके किसी को सजा सुना रहा है फांसी की, तो वो सही है। अभी के लिए इतना समझ लो, क्लास 11th में अपने को इतना समझना है। सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी। वैसे ही सबके पास में पूरी आज़ादी है, लेकिन अगर लॉ कहता है कि यहां पे आज़ादी नहीं है तो फिर नहीं है। क्लियर? That means no person can be arrested without being told on the ground for such an arrest. If arrested person has the right to be defended by himself by a lawyer of his choice. देखो कोई, और इसी के चलते कोई भी इंसान को अरेस्ट ऐसे नहीं किया जा सकता है बिना रीजन दिए। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे रवि है, तो रवि को अपन क्या कर रहे हैं, रवि को अपन अरेस्ट कर रहे हैं। तो रवि को जब अरेस्ट कर रहे हैं तो रवि को बताना पड़ेगा पुलिस को कि हम भैया तुमको इस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर रवि को प्रॉपर राइट है कि वो अपने वकील से, प्रॉपर लॉयर से वो बातचीत कर सके और लॉयर रवि के बिहाफ पे बेल या केस फाइल कर सके। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ऑल्सो इट इज मैंडेटरी फॉर पुलिस टू टेक द पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स। अब मान लो जैसे कि अपन ने क्या किया, अपन ने रवि को अरेस्ट कर लिया, रवि को अपन ने यहाँ पे अरेस्ट किया, तो रवि के पास में अपन ने उसको सबसे पहले पुलिस ने बताया कि तुमको इस कानून से या इस जुर्म से हमने तुमको अरेस्ट किया। ठीक है, अब रवि ने क्या किया, रवि ने अपने वकील को बुलाया, वकील से प्रॉपर रवि कंसल्ट कर रहा है और वकील या तो बेल का केस फाइल करेगा या वो केस चलता रहेगा। अरेस्ट करने के बाद में पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर रवि को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास में प्रेजेंट करना होगा। वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि पुलिस ने जिस बेसिस पर अरेस्ट किया है वो बेसिस सही है भी या नहीं है। मान लो वो बेसिस सही है तो क्या होगा, रवि जेल में ही रह जाएगा, और नहीं तो मजिस्ट्रेट बोल देगा नहीं भैया तुमने गलत कर रहे हो तुम। तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या हो गया, वो हो गया जुडिशियल विंग। वो क्या है, वो जुडिशरी का पार्ट है। ठीक, यहां तक समझे हो? फिर से एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, उसको ध्यान से समझोगे। जो पुलिस है, पुलिस पार्ट है एग्जीक्यूटिव का। किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव विंग का। जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट किसका पार्ट हो गया? जुडिशरी का। अरेस्ट किसने किया? अरेस्ट एग्जीक्यूटिव ने किया। अरेस्ट करने के बाद में 24 घंटे के अंदर इस एग्जीक्यूटिव को क्या करना होगा, इस जुडिशरी वाले, इस मजिस्ट्रेट वाले आदमी के सामने प्रेजेंट करना रहेगा कि ये रहा रवि, देख लो तुम। अब वो मजिस्ट्रेट उसको छोड़ भी सकता है और मजिस्ट्रेट ये भी बोल सकता है कि उसको जेल में रखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर का चेक हो रहा है। अगर सारी की सारी पावर पुलिस के पास छोड़ देते तो पुलिस तो किसी को भी अंदर करती रहती, लेकिन पुलिस ने जो काम किया है वो मजिस्ट्रेट देख रहा है। तो इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते एक इंसान की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नहीं तो समझो इधर से एक नेता ने फोन लगाया, उसको अंदर कर दो, ऐसे तो पुलिस सबको अंदर ही करते रहती, लेकिन हमने वहाँ पे जुडिशरी मजिस्ट्रेट को बैठा के रखा है। वो मजिस्ट्रेट ये देखता है
कि वाकई में जेन्युइनली उस इंसान ने काम वो किया भी है या इन लोगों ने ऐसे ही पकड़ लिया। क्लियर है, समझ में आ गया। देन वेरियस जजमेंट, द मैजिस्ट्रेट हु इज अ पार्ट ऑफ पुलिस, हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ पुलिस विल डिसाइड वेदर द अरेस्ट इज जस्टिफाइड और नॉट। क्लियर है। Various judgment of Supreme Court has expanded the scope of this right. The Supreme Court has ruled that this right also include right to life with human dignity, free from exploitation. The court has held that right to shelter and livelihood is also included in right to life. अब हमारा आर्टिकल कौन सा चल रहा है? आर्टिकल चल रहा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल सबको जीने का अधिकार है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, तालियां तालियां। लेकिन सबको जीने के लिए रोजगार भी तो जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला रोजगार दो। अगर सबको जीना है तो इज्जत से जिएंगे ना सब लोग। तुम किसी को फोर्स करके तो नहीं ऐसा कर सकते हो कि ये काम कर। तो डिग्निफाइड लाइफ, इज्जत से सबको जीवन जीना है। राइट टू लाइफ में लाइवलीहुड भी आ रहा है, शेल्टर भी आ रहा है। कोई भी इंसान जिएगा कब? जब उसके पास में घर होगा। तो इसीलिए याद करो, जब मैंने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो हमें सिर्फ इतना अधिकार दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे अधिकार, जो इतना सा अधिकार था उसको सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा कर दिया है। बात हुई है राइट टू लाइफ की, कि सबके पास जीने का अधिकार है। ये बोला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिन्होंने कि हमारा संविधान बनाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो बहुत बढ़िया बात कर दी, लेकिन तुम उसे घर भी दो, तुम उसे रोजगार भी दो, उसको इज्जत भी दो, तभी तो वो इंसान जीवन जी पाएगा, नहीं तो जीवन कहां जी पाएगा। तो राइट टू लाइफ के अंदर ये सारे राइट्स भी आ जाते हैं। क्लियर है। इसलिए ये बताया गया था कि पहले स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इतना था, अब स्कोप कितना वाइड हो गया है। कनेक्ट कर पा रहे हो? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, चैप्टर के स्टार्टिंग में लिंक हो रहा है कि क्यों वो पॉइंट वहां पे लिखा गया था। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इस आर्टिकल का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि आप किसी को प्रिवेंट कर रहे हो। प्रिवेंट मतलब क्या है कि फॉर एन एग्जांपल मुझे लग रहा है कि रवि शरारती बच्चा है। अब रवि शरारती बच्चा है तो रवि को शरारत करने से पहले ही 2 थप्पड़ लगा दो। कई बार माँ बाप ऐसे नहीं करते थे कि पढ़ाई चल रही है, पेपर आ रहे हैं, अब अपने को पता है रवि फेल हो जाएगा, रवि को कुछ नहीं आता, तो पिताजी ने सोचा कि आज इसको पहले ही 2 थप्पड़ लगा दूं ताकि ये पढ़ ले और एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या हुआ कि मान लो रवि ने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन सरकार को लग रहा है कि रवि क्राइम कर सकता है, तो रवि को चुपचाप पकड़ के जेल में डाल दिया कि अगर ये बाहर रहेगा तो ये क्राइम करेगा। यूजली प्रिवेंटिव डिटेंशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कब होता है? जब मान लो युद्ध चल रहा हो। फॉर एन एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। अब यहाँ पे सरकार पहले से देख लेती कि उनके पास टेररिस्ट की लिस्ट होती है कि ये टेररिस्ट है, तो उनको फटाफट सबसे पहले जेल में डाल देती है, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारे देश में बम धमाके ना हो जाए। समझ रहे हो? वैसे ही चुनाव से पहले क्या करते हैं? चुनाव से पहले सरकार देख लेती कि ये इंसान सुपारी लेके किसी को भी मार देगा, ऐसा कर लेगा, तो उन इंसान को क्या करती? उन सारे लोगों को सरकार पहले ही जेल में डाल देती। प्रिवेंट कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उस इंसान ने क्राइम किया है, लेकिन हमको उम्मीद है कि वो इंसान बाहर रहेगा तो क्राइम कर लेगा, इसलिए हमने उसको अंदर कर दिया। समझे? प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन मतलब अंदर जेल में पकड़ के डाल दे रहे हैं। क्लियर? अब यहां पे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं तो आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। Ordinarily, a person will be arrested after he and she reportedly committed some offense. However, there are some exceptions to this. Sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity. समझे कि ऑर्डिनरी हम चाहें तो किसी इंसान को कब अरेस्ट करेंगे? जब उसने क्राइम कर दिया उसके बाद में अरेस्ट करते हैं। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में सिर्फ शक के आधार पर कि बाहर रहा तो गड़बड़ कर देगा, चलो जेल में डालो। क्लियर है? इट मीन्स दैट इफ गवर्नमेंट फील्स दैट अ पर्सन कैन बी अ थ्रेट टू अ लॉ एंड ऑर्डर और पीस or a security of nation, it can detain or arrest that person. It is preventive detention, can be extended only for 3 months, and after 3 months such case is brought before an advisory board for review. ठीक है, अब एक और टेक्निकल पॉइंट कि सर आपकी सारी बातें हमको यहाँ पे समझ में आ गई, मैं पूरा सब कुछ समझ गया, लेकिन उस इंसान को कितने दिन तक अंदर करेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल कि रवि को अगर अपन ने आज अंदर डाल दिया, जेल में डाल दिया अपन ने रवि को, जब रवि जेल में है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब रवि जेल में है
रवि को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पे हमने जेल में डाला है, तो तुम लोग बोलोगे सर कितने समय तक वो जेल में रहेगा? ऐसे तो 1 साल तक भी रख सकते हो, 2 साल तक भी रख सकते हो, नहीं 3 महीने तक ही। और 3 महीने के बाद में एक एडवाइजरी बोर्ड मतलब एक कमेटी रहती है जिसमें कि 4-5-6 मेंबर रहते हैं, उसके सामने रवि को प्रेजेंट किया जाएगा और फिर वो कमेटी डिसीजन लेगी कि रवि को फिर से अंदर करना है या बाहर छोड़ देना है। समझ गए? इसका सरकार सबसे ज्यादा मिसयूज करती है। कैसे मिसयूज करती है समझो, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल है। आज चुनाव होने वाले हैं, मेरे को लग रहा है वो आदमी मेरे लिए खतरा हो सकता है, तो सरकार ने जानबूझ करके उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अंदर कर दिया। अब ना ही वो वकील से कंसल्ट कर पा रहा है, यहाँ पे सारी राइट्स, वकील वाली राइट्स और ये सारी राइट्स यहाँ पे अभी एक तरीके से चली गई। वो बेचारा जेल में है 3 महीने में तो चुनाव हो भी जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए इसका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आता है। क्लियर है? ये राइट टू फ्रीडम का क्रिटिसिज्म है। जो रवि के पास राइट टू फ्रीडम था वो फ्रीडम अब नहीं रहा, उसको पकड़ के हमने जेल में डाल दिया। समझ गए हो? ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। देन अदर फ्रीडम्स, each of these is subject to restrictions imposed by government. For example, right to freedom of speech and expression is subject to restrictions such as public order, peace and morality. हर राइट के कुछ ना कुछ restrictions हैं, already discussed. Freedom to assemble too is exercised peacefully and without arms. The government may impose restriction in certain areas, declaring that assembly of 5 or more person is unlawful. वही फ्रीडम टू असेंबल, सारे लोग एक साथ में इकट्ठा हो सकते हैं, इस देश में अधिकार है, लेकिन सरकार चाहे तो रोक सकती है कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे होंगे कुछ एरियाज में। मान लो दंगे होने का डर हो गया, तो तुम्हारे पास में अधिकार है, लेकिन हर अधिकार पे क्या है? हर अधिकार पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कंप्लीट पूरे राइट नहीं मिले हैं तुमको। क्लियर है? समझ में आ गया? जैसे कि ऐसा समझो कि तुमको 100 रुपये दिए। 100 रुपये क्यों दिए? 100 रुपये दिए कि जा बेटा आज बाहर जाके कुछ भी नाश्ता करो, घूमो फिरो, मजा करो। ठीक है, अब तुम कंप्लीटली क्या समझ रहे हो? तुम एकदम सोच रहे हो कि मेरे पास तो फ्रीडम है कि 100 रुपये को मुझे जैसे खर्च करना होगा मैं वैसे खर्च करूंगा, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि शराब पीकर घर नहीं आना है, तो तुम शराब नहीं पियोगे। रेस्ट्रिक्शंस है, सही नहीं है, इसलिए शराब नहीं पीना है। समझे हो? तो एक तरीके से हमने तुमको फ्रीडम दिया, दूसरी तरफ से हमने तुम्हारे ऊपर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस रखे। क्लियर है? In a constituent assembly itself, some member has expressed their dissatisfaction about the restrictions on right. और वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हमने देखा कि कुछ लोग जो थे वो लोग बोल रहे थे कि रेस्ट्रिक्शंस क्यों रखना है, एब्सोल्यूट राइट दे दो। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि अगर आप किसी को एब्सोल्यूट राइट दे दोगे, किसी को भर भर के राइट दे दोगे, तो वो मिसयूज करेगा। थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस एज एन सिटीजन हमारे ऊपर भी होना ज़रूरी है। अगर आज मैं बोलने की आज़ादी पर रोक नहीं लगाऊं तो हर इंसान गाली देता रहेगा, इसलिए मुझे बोलने की आज़ादी पर भी थोड़ा सा रोक लगाना पड़ेगा। समझ गए हो? आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। एंड अगेन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट राइट आ जाती है, दैट इज राइट ऑफ एन अक्यूज्ड। अक्यूज मतलब क्या है? अक्यूज मतलब ये है कि हमने देखा कि जिसको हमने शक के आधार पर हम जिसे अंदर कर रहे हैं, जिसने कि गुनाह किया है, वो है अक्यूज्ड। ठीक है? Our constitution ensure that person accused of various offenses would also get sufficient protection. We often tend to believe that anyone who is charged with some offense is guilty. However, one is guilty unless the court has found that person is guilty of an offense. ये बहुत ही important point है, इसलिए यहाँ पे highlight किया है। ठीक है, हमारा इंडियन सिस्टम एक चीज़ पर वर्क करता है कि वो आदमी तब तक गुनहगार नहीं है जब तक कि उसका गुनाह कबूल ना हो जाए। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रवि ने क्या किया? रवि ने एक मर्डर कर दिया। ठीक है, अब रवि ने मर्डर कर दिया है, रवि तब तक गुनहगार नहीं है जब तक कि ये प्रूफ हो जाए कि रवि ने ही मर्डर किया है। तुम बोल रहे हो रवि ने मर्डर किया, मैंने बोला रवि ने मर्डर किया, अभिषेक पांडे ने बोला रवि ने मर्डर किया, लेकिन रवि ने मर्डर किया है ये जब तक कोर्ट में साबित नहीं हो जाता है तब तक रवि बोलेगा साबित करके दिखाओ। समझ रहे हो? इस बेसिस पर इंडियन सिस्टम चलता है कि कोई भी इंसान तब तक गुनहगार नहीं है जब तक कि उसका गुनाह कोर्ट में कबूल ना हो जाए। और इसी चीज को ये इंग्लिश में लिखा गया है,
However, no person is guilty unless the court has found that person is guilty of an offense. ठीक है. It is also necessary that a person accused of any crime should get an adequate opportunity to defend himself or herself. अब जिस पे हम आरोप लगा रहे हैं उसके पास भी तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. रवि के पास भी तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. क्या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? कि वो बोल दे कि नहीं नहीं भैया वकील होगा, वकील केस लड़ेगा. तो हम चाहते हैं कि जिस पे आरोप लगा है उसके पास भी एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी रहे कि वो कोर्ट में ये साबित कर सके कि मैंने ये काम नहीं किया. क्लियर? अब 3 पॉइंट बहुत ही खतरनाक है. तो जो तुम सो रहे हो, अंगड़ाइयाँ ले रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, पन्ने पलटा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ये सब मत करो. ये 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से समझो. टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल इन द कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड 3 राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 राइट्स दिए कि कोर्ट के अंदर फेयर ट्रायल हो. जो कोर्ट के अंदर जो चीज़ें हो रही है उसमें किसी से जबरदस्ती कोई चीज़ ना बुलवा रही हो. ठीक है. पहला पॉइंट क्या है? नो पर्सन विल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. टेक्निकल है. नो पर्सन विल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. मतलब कि एक गुनाह की एक ही सजा मिल सकती है, आप 2 सजा मत दो. और अच्छे से समझाता हूं. मान लो रवि ने क्या किया? रवि ने कर ली चोरी. ठीक है. रवि ने चोरी कर ली, चोरी का गुनाह साबित हो गया. अब रवि को 3 महीने के लिए इसमें डाल दिया, जेल में डाल दिया, क्योंकि चोरी की सजा क्या होती थी? 3 महीने की होती थी. तो रवि क्या कर रहा है? रवि 3 महीने तक जेल में. बहुत बढ़िया. 3 महीने जेल में काटा, 3 महीने बाद वो बाहर निकल गया. लेकिन अब क्या हो गया था? रवि को चस्का लग गया था. एक बार करा है तो चस्का तो लग ही जाएगा ना. तो रवि को चस्का लग गया. जेल से बाहर निकलने के बाद रवि ने फिर से चोरी कर दी. फिर से रवि को पुलिस पकड़ के लेके चली गई. अब क्या हो रहा है? अब पुलिस कितने की सजा देगी? 3 महीने की देगी. अब पुलिस 6 महीने की नहीं दे सकती, क्योंकि पहले वाले क्राइम की तो ऑलरेडी सजा काट चुका है ना. तो पहले बार चोरी करी तब 3 महीना उसने सजा काटी, फिर बाहर निकला. फिर दूसरी बार चोरी करी, फिर से 3 महीने सजा काटेगा, फिर बाहर निकलेगा. दूसरी बार चोरी करी तब पिछले वाला 3 और ये वाला 3, ऐसे करके 2 बार नहीं होगा. समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? नो लॉ शेल डिक्लेयर एनी सिटीजन एज इलीगल फ्रॉम बैकडेट. अब देखो 2 तरीके के लॉ होते हैं. एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ. सिविल लॉ क्या होता है? जब पैसों का बात होता है, जैसे डाइवोर्स हो गया, टैक्स वाली चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई, ये सिविल मैटर्स में आ गया. क्रिमिनल क्या है? क्रिमिनल किसी को मार रहे हो, मर्डर कर दे रहे हो, ये हो गया क्रिमिनल मैटर. तो क्रिमिनल मैटर में बैक डेट से चीजें नहीं हो सकती है. ठीक है. अब इसको समझो. बैक डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव. ऐसा लेते हैं. फिर से अपन रवि को ही पकड़ लेते हैं. रवि को पकड़ लिया. रवि ने कर ली भैया चोरी. रवि ने आज चोरी करी और कल जाके सरकार कानून बदल देती है कि अब से जो चोरी करेगा वो 6 महीने के लिए अंदर रहेगा. और रवि ने चोरी आज करी है, कानून कब बदला? कल बदला. तो रवि को सजा कितने महीने की मिलेगी? 3 की ही मिलेगी पुराने कानून के हिसाब से, क्योंकि आज की तारीख में 1 जनवरी 2025 को चोरी की सजा कितनी थी? 3 महीने थी. रवि ने चोरी कब करी? 1 जनवरी को करी. अब सरकार ने उस सजा को 2 जनवरी 2025 को सरकार ने बोला कि अब कोई चोरी करेगा तो उसको 6 महीने की सजा होगी. लेकिन रवि ने तो चोरी 1 जनवरी को की थी ना, तो 1 जनवरी को क्या सजा थी? 3 महीने की थी. तो 3 महीने की मिलेगी. समझे हो? पीछे से जाके चीजें नहीं बदल सकते. क्लियर? समझ आ गया? तीसरा है नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. कोई भी पर्सन अपने बिहाफ पे एविडेंस नहीं दे सकता है. अब तुम जितनी भी मूवी वगैरह देखते हो ना, सब झूठ होती है. सब झूठ कैसे होती है? कि सबसे पहले मान लो रवि को पुलिस ने पकड़ लिया. अब जेल में बहुत डंडे मारे, इतने डंडे मारे कि रवि ने क्या बोला? हाँ हाँ माई बाप, हाँ हाँ मैंने चोरी करी. और पुलिस ने आके कोर्ट में बोल दिया कि देखो ये हमने तो रवि का वीडियो बना लिया. और रवि ऐसे हाथ जोड़ के बोल रहा हाँ मैंने चोरी करी. ये चीज़ें कोर्ट में मान्य नहीं होती है. समझ में आया? पुलिस कस्टडी में बोली गई कोई भी चीज़ वो कोर्ट नहीं मानेगा. ठीक. कोर्ट में भी मान लो जैसे रवि ने बोल दिया कि मैंने ही चोरी करी, ऐसा हो सकता है कि कोर्ट में रवि ने बोल दिया मैंने ही चोरी करी, तो भी कोर्ट रवि की बात नहीं मानेगा. क्यों? तुमने चोरी करी तो फिर कोर्ट 4 सवाल पूछेगा, कब थे, कहाँ गए थे, कैसे करी, कैसे नहीं करी. क्योंकि कोर्ट को ये डर है कि हो सकता है रवि को किसी ने बोल दिया कि तेरे को 1 करोड़ रुपए दे देंगे, तो 2-3 महीने के लिए अंदर हो जा. हो सकता है ना. और रवि तो 2-3 करोड़ रुपए के लिए क्या ही बिगड़ता है 3 महीने के लिए.
समझ रहे हो? तो कोर्ट अगर रवि बोल भी रहा है कोर्ट में कि माय लॉर्ड मैं नहीं चोरी करी, मैं नहीं चोरी करी, मैं नहीं चोरी करी, कोर्ट बोलेगा ठीक है तुम्हारी बात मान रहे हैं, प्रूफ बताओ तुमने कैसे चोरी करी। फिर कोर्ट 4 सवाल रवि से करेगा, अच्छा ऐसे करी, ऐसे करी, ऐसे करी। फिर जज अपना दिमाग लगाएंगे कि वाकई में जेन्युइनली करी है कि इसको किसी ने डराया धमकाया। इसलिए जुडिशरी इतना समय लेती है केस को निपटाने में, समझ रहे हो? इतने सारे पॉइंट को जुडिशरी को कंसिडर करना पड़ता है। जो हम बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो इसीलिए आती है क्योंकि इतनी सारी चीजें जुडिशरी को ध्यान रखनी पड़ती है। और इसी के चलते रवि जैसे लोग घूम रहे हैं। क्लियर है? अब सड़ा, मतलब सड़ा सा तो नहीं बोल सकते, मतलब सड़ा नहीं बोल रहा हूं, सिंपल, मतलब मेरा सड़ा बोलने का मतलब था कि सिंपल सा आर्टिकल, ठीक है, सिंपल सी राइट है, वो बहुत आसान सी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब जैसे आपने फोर्स लेबर देखा होगा, बेगार देखा होगा, उसमें मतलब किसी से आप मजदूरी करवा रहे हो, जानबूझ करके काम करवा रहे हो, फोर्स लेबर है, आप किसी को भी प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है कि कोई भी बच्चा 6 साल से लेके 14 ईयर्स तक, 6 साल से लेके 14 साल तक वो क्या करेगा, स्कूल जाना कंपलसरी है उसके लिए एजुकेशन कंपलसरी है। साथ ही साथ वो किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है, माइन में काम नहीं कर सकता है वो बच्चा, क्योंकि वो बच्चे की उम्र कम है, ठीक है। और आप स्कूल भेजो उन सारे बच्चों को, और साथ ही साथ उसके खिलाफ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, फोर्स लेबर और ये तमाम तरीके की चीज़ों को मना करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। सबसे खतरनाक आर्टिकल है राइट टू एक्यूज्ड, और ये जो था प्रिवेंटिव डिटेंशन, और ये फ्रीडम वाला राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये वाले आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब आया भैया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। अगर अपन अपने देश को देखें, आप देखोगे भारत को, तो कितना खूबसूरत देश है, कितने सारे रिलीजन हैं, सभी रिलीजन के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सब लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं। नो डाउट समस्याएं आती है, लेकिन आप कभी भी देखोगे तो हम जो बोलते हैं ना कि मेरा भारत महान, मेरा भारत सबसे अच्छा, तो जेन्युइनली है, क्योंकि यहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे बारे में सुना जा रहा है। माइनॉरिटी को भी लगता है, मेजॉरिटी को भी लगता है, सब लोग आपस में मिलकर अपनी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस भी बन रहा है, दिवाली भी बन रही है, ईद भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। कितने बढ़िया से इस देश में काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कि हर आदमी के पास में अधिकार है अपने रिलीजन को मानने का। साथ ही साथ किसी आदमी को ये भी अधिकार है कि अगर उसको कोई रिलीजन नहीं मानना है, मान लो रवि ने बोल दिया मेरे को किसी धर्म में विश्वास नहीं है, मैं नास्तिक हूँ, भगवान में विश्वास नहीं, तो रवि क्या हो गया? तो रवि को भी पूरा अधिकार है, तुम किसी के बारे में बुरा मत बोलो, तुमको अपना जो करना है वो करो, ठीक है। मैं अपने घर में कैसे भी पूजा करूँ, क्या करूँ, उसको सरकार से क्या लेना देना। क्लियर है? तो सभी के पास में क्या है? सभी के पास में राइट टू रिलीजन है, ठीक। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन एंजॉय राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। दिस फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज एन हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। ये फ्रीडम हमारा जो लोकतांत्रिक देश है इसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। दिस मीन्स दैट अ पर्सन में चूज एनी रिलीजन और मे चूज नॉट टू फॉलो एनी ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब मेरे मन में हो सकता है, मेरे मन में किसी और रिलीजन को मान रहा हूँ, अधिकार, पूरा अधिकार है मेरे पास में। मैं हो सकता है मेरे मन में सोच रहा हूँ कि मेरे को किसी धर्म को नहीं मानना, पूरा अधिकार है मेरे पास में, ठीक। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं प्रोफेस कर रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं, प्रोपोगेट, मैं अपने रिलीजन का प्रचार कर सकता हूं इस देश में, ठीक है। मान लो मैं निकला हूं तो मैं अपने रिलीजन का प्रचार कर सकता हूं। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं प्रचार के माध्यम से कन्वर्ट करवा सकता हूं क्या? नहीं। फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन मतलब कि मैं अपने हिंदू धर्म का जैसे मैं निकला हूं तो मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोल सकता हूं कि तुम मेरे धर्म में क्या हो, धर्म परिवर्तन कर लो या तुम मेरे धर्म में आ जाओ। इस देश में हर लोग, हम लोग देख रहे हैं कितनी सारी कथा चल रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है, और हर रिलीजन का कुछ ना कुछ चल रहा है, और सब लोग अपने रिलीजन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। क्रिश्चियन अपने बारे में बता रहे हैं, मुस्लिम अपने बारे में बता रहे हैं, हिंदू अपने बारे में बता रहे हैं, सब लोग अपने रिलीजन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता है कि देखो मैं तुम्हें अपने रिलीजन के बारे में बता रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि भगवान ने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था। सामने वाला सुन रहा है, ठीक है ना, सुनने तो उसको, लेकिन मैं उसको ये नहीं बोल सकता हूँ कि तुमको मेरे धर्म में आना पड़ेगा। अगर ये बोला है मैंने तो केस हो जाएगा।
तुम अपने रिलीजन की तारीफ करो ना, कोई मना नहीं है, लेकिन जहां तुमने बोला कि तुमको मेरे धर्म में कन्वर्ट होना है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो अनलॉफुल होगा। समझ में आ गया है यहां तक की चीजें। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अब वही वाली बात है, जैसे बहुत सारे केसेस वगैरह हुए थे, जैसे आप लोग देखते हो कि कभी कथा चल रही है, कभी कुछ हो रहा है, या कहीं कोई नमाज पढ़ रहा है, बहुत तमाम तरीके की चीज़ें, तो रोड पे टेंट नहीं डालना है। रोड पे टेंट डालने तो प्रॉपर पुलिस के साथ में, पुलिस की परमिशन लेके। ऐसा नहीं हो सकता है तुम बोल दो रिलीजन के नाम पे तो हम बीच रोड पे बैठ के एकदम भगवान का नाम लेने लग गए, नहीं। आपके पास प्रॉपर स्पेस है, मंदिर है, मस्जिद है, जाओ आराम से प्रेयर करो, किसी ने मना नहीं किया। कभी कुछ बड़े तौर पे तुम्हें कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना है, पहले परमिशन लो, ठीक है। तो सरकार पब्लिक ऑर्डर के चलते, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मतलब क्या है कि शांति बनी रहे, उसके चलते सरकार या पुलिस एक्शन ले सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इविल्स। साथ ही साथ सरकार हमारे रिलीजन में घुस सकती है कुछ प्रथाएं बंद करने के लिए। एग्जाम्पल दूं, ट्रिपल तलाक। सरकार ने रिसेंटली क्या बोला, तलाक तलाक तलाक, ट्रिपल तलाक नहीं चलेगा। सती प्रथा जो थी उसको सरकार ने मना किया। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे आप ये नहीं कर सकते हो कि ऐसा 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 हो रहा है, नहीं। कोई भी ऐसी चीज जो कि समाज के लिए सही नहीं है, तो सरकार आपके रिलीजन में घुस के उस चीज को अनलॉफुल कर सकती है। इस चीज का ध्यान रखना है। वो तुम्हारे रिलीजन में अच्छी चीजों में नहीं घुस रही है, मतलब हर रिलीजन अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं, अगर कुछ सोशल इविल्स या कुछ एक्टिविटी ऐसी हो रही तो सरकार उसको चेंज करेगी ना। एग्जाम्पल मैंने सती भी दिया, एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ट्रिपल तलाक भी दिया, कि सरकार चाहे तो रिलीजन में इंटरफेयर करके चीजें चेंज कर सकती है या अनलॉफुल घोषित कर सकती है। क्लियर है? When the government seek to restrict some activity of any religion group or people of that religion feel that this is interference in this religion, वही वाला पॉइंट। ट्रिपल तलाक जब सरकार लेके आई तो बहुत सारे लोगों को लगा गलत है, ये नहीं है, वो नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमारा खराब हो रहा है, ऐसा वैसा। ये तुम कुछ नहीं कर सकते, सरकार के पास अधिकार है। वैसे ही हमने ये देखा कि सरकार ने हिंदू रिलीजन में भी बहुत सारे चेंजेस किए समय के साथ साथ में, तो हम भी नहीं बोल सकते कि ये गड़बड़ है। ये सरकार के पास पूरा अधिकार है। क्लियर, सॉर्टेड है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन तुमको यहाँ पे समझ में आ गया है। इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, बीइंग एन कंट्री विच इज अ होम टू सेवरल रिलीजन्स, इट इज नेसेसरी दैट गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, किसी ने तुमसे पूछ लिया कि भारत का धर्म कौन सा है, क्या बोलोगे? भारत का धर्म कौन सा है? कोई भी नहीं है। हमारे देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे बहुत सारे देश में ऑफिशियल रिलीजन चलते हैं, हमारे देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। प्रधानमंत्री का कोई प्रधानमंत्री एज एन पर्सन, अगर हम बात करें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो श्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल लेवल पे अपना रिलीजन हो सकता है, लेकिन उस पोस्ट का कोई रिलीजन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री की जो पद है वो इसी रिलीजन वाले के पास जाएगी, उसमें तो कोई भी आ सकता है। मनमोहन सिंह भी थे, नरेंद्र मोदी भी हैं, ठीक है, तो अलग अलग रिलीजन के लोग आके रह सकते हैं। वैसे ही तुम लोग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में देखोगे तो हम लोग ये देखेंगे कि कितने सारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम रिलीजन से भी थे, हिंदू भी थे। तो ये जो पोस्ट है इनका कोई रिलीजन नहीं है, ना ही हमारे देश का कोई रिलीजन है। सरकार सभी रिलीजन से 1 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है। कितना? 1 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है। सरकार सिर्फ तब इंटरफेयर करेगी जब तुम्हारे रिलीजन में कोई चीज कोई सही नहीं लग रही है समाज के लिए, तो सरकार उसको बदलने के लिए भले इंटरफेयर करे, नहीं तो सरकार नहीं करेगी। सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। साथ ही साथ सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक। तो वही बात यहाँ पे बताई कि हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, कोई भी जज हो गए, कोई भी आईएएस ऑफिसर हो गया, कोई भी सरकारी आदमी हो गया, तुम्हारे जिले का कोई कलेक्टर भी है, तो कलेक्टर के पद का कोई रिलीजन नहीं है। वो आदमी का पर्सनल लेवल पे हो सकता है, और वो तो रहेगा ही ना। मान लो कि प्रधानमंत्री भी है या कलेक्टर भी है, तो पहले दिन की शुरुआत हाथ जोड़ के करेंगे ना भगवान से, तो वो पर्सनल लेवल पे, लेकिन उस पद का कोई रिलीजन नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये माइनॉरिटी वाली राइट्स है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। माइनॉरिटीज कौन होते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना है, जब मैंने बोला माइनॉरिटीज तो तुम्हारे मन में बहुत सारी चीजें जाती है, ये वो। माइनॉरिटी कौन है? Minorities are the group that have common language or religion
in a particular part of country or country as a whole, they are overnumbered by some of the other social section. Such community have culture, language and script of their own and have their right to conserve and develop this. All minority, religion or linguistic can set up their own educational institution. ठीक है, माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजन के नाम पे माइनॉरिटी नहीं होता है, माइनॉरिटी लैंग्वेज के नाम पे भी होता है. बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन को तुम लोगों ने देखा होगा जिनके की अपनी भाषा होती है जो कि हमारी भाषा से अलग होती है. तो इस देश में लैंग्वेज के आधार पर भी हम माइनॉरिटी को घोषित करते हैं. रिलीजन को तो देख ही रहे हैं लेकिन लैंग्वेज भी ज़रूरी है. अब जो ये माइनॉरिटी में रहते हैं ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं. एग्जाम्पल है मदरसा. ठीक है, जो माइनॉरिटी में है वो अपना स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, प्रॉपर वहाँ पे अपनी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं. लेकिन वो चीज़ें क्यों पढ़ाते हैं, उसका पर्पस क्या है? माइनॉरिटी को ये राइट हमने क्यों दे के रखा है कि भैया तुम जाके अपनी चीज़ें पढ़ाओ, ताकि उनका कल्चर या उनकी लैंग्वेज गायब ना हो जाए, उनके बच्चे पढ़ते रहें. वैसे ही तुम लोगों ने देखा होगा कि ट्राइबल पॉपुलेशन की जो लैंग्वेज है ना वो दिन पर दिन कम होती जा रही है. तो मदरसा मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी ऐसी हैं जो कि क्या कर रही है, जो कि अपना प्रॉपर स्कूल चला रही है, अपने लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा रही हैं. और सरकार उनको क्या कर रही है, सरकार एड देती है. पता है तुमको, पता है कि जितनी भी माइनॉरिटी स्कूल रहती हैं उनको सरकार एड देती है, पैसा देती है, पैसा. समझे हो, उनको सरकार पैसा देती है. और पैसा देते वक्त सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है. सरकार सबको इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा देगी. क्लियर? तो ये था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. देन सबसे इंपॉर्टेंट राइट, सबसे डिफिकल्ट, और इसमें पक्का पेपर से सवाल बनेगा, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये है आर्टिकल नंबर 32. कौन सा है? हमारे संविधान का आर्टिकल 32, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट राइट. आर्टिकल नंबर 32 या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या बोला गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला है इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल 32 के बिना तो बाकी सारी राइट बेकाम की है. आर्टिकल 32 हर नागरिक को ये अधिकार दे रहा है. क्या अधिकार दे रहा है? कि अगर उसकी कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे देश का सिस्टम कैसे चलता है? मेरी कोई भी प्रॉपर्टी मेरे चाचा लेके चले गए, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी मान लो रवि वनरा लेके चले गए. अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को केस करना है, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया. अब क्या होगा? मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊंगा, वहाँ से जजमेंट आएगा, फिर रवि वनरा क्या करेंगे, हाई कोर्ट में चले जाएंगे, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में चले जाऊंगा. इतने में मैं ऊपर जाने का समय आ जाएगा या मेरी उम्र हो जाएगी 70-80 साल, और रवि वनरा मस्त मेरी प्रॉपर्टी पे कमा रहे होंगे, खा रहे होंगे, कितने रुपए खाली होंगे. समझ गए? लेकिन अगर किसी की ये सारी राइट वॉयलेट हो रही है, किसी की फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है, तो वो इंसान डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. समझे हो? अगर किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है, मान लो कि मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मुझे जाने तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं. इसलिए फंडामेंटल राइट इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है आपका. बीच के सारे कोर्ट्स को हमने उड़ा दिया है. तो किसी की भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होती है तो उनके पास दो ऑप्शन है, इधर दे कैन गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट ही सीधा बोल दिया. क्लियर? और ये बात कहाँ पे लिखी है? ये बात लिखी है आर्टिकल नंबर 32 में. एक चीज और समझना है, यहाँ पे एक टर्म और आएगा आर्टिकल 32 में, दैट इज रिट. WRIT, रिट. रिट मतलब क्या होता है? रिट मतलब एक लीगल ऑर्डर जो कि कोर्ट इशू कर रहा है. लीगल ऑर्डर को हम बोलते हैं रिट. तो एक ऑर्डर को क्या बोला जाता है? ऑर्डर को लीगल टर्म्स में हम लोग रिट बोल देते हैं. क्लियर है? तो आर्टिकल नंबर 32 इसलिए जरूरी है कि हमने इतनी सारी राइट का वादा तो कर लिया, मान लो ये राइट कभी सरकार ने नहीं मानी तो क्या होगा? तो हम लोग कोर्ट जाएंगे. कोर्ट कैसे जाएंगे? आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का सहारा लेंगे और हम लोग अपना केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे. ठीक है. अब यहाँ पे 5 रेट्स हैं. ये 5 रेट्स हैं मतलब कोर्ट 5 ऑर्डर इशू कर सकता है. ठीक है, उनको समझते हैं. ये याद नहीं होता है लेकिन ये पेपर में आता है तो याद करना पड़ेगा अपने को. ठीक है, सबसे पहला है हबीस कॉर्पस. हबीस कॉर्पस क्या कहता है? देखो हबीस कॉर्पस क्या कहता है? अ रिट ऑफ हबीस कॉर्पस मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट अ अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट. It can also order to set a free an arrested person if a manner of a ground of arrest are not
लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। मतलब कोई भी अरेस्टेड पर्सन है उसको कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि फॉर एग्जांपल रवि को तुमने जेल में डाल दिया, उसको मेरे सामने लेके आओ। ऐसा कोर्ट तब भी बोलता है जब कोर्ट को लगता है कि शायद रवि को जानबूझ करके पुलिस ने अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो हबीस कॉर्पस की रिट कब इशू करता है, हबीस कॉर्पस वाला ऑर्डर कब इशू करता है कोर्ट, जब उसको लगता है कि कोई अरेस्टेड पर्सन को उसको एक बार 1-on-1 मिलना है, या मतलब 1-on-1 बात करनी है, या देखना है कि पुलिस ने जानबूझ करके तो उस पर्सन को अंदर नहीं कर दिया। ये है हबीस कॉर्पस। सेकेंड है मैंडेमस। This writ is issued when a court finds that particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing the right of an individual. कोई भी सरकारी आदमी जो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसके खिलाफ ये ऑर्डर इशू करता है कि भैया कोई भी कुछ भी बोल देगा, या तो अपना काम करो, या ऐसे नहीं चलेगा, या रिजाइन डाल दो, या सस्पेंड कर दिया। तो कोई भी सरकारी आदमी, कोई भी ऑफिस होल्डर, मतलब कोई भी सरकारी आदमी अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी आदमी अपना काम अच्छे से नहीं करेगा मतलब बहुत सारे लोगों की राइट्स चली जाएगी। कैसे? मान लो कि हमने बात करी कि आधार वाले मान लो अपना काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आधार वाले अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई इंसान अपना आधार अपडेट करवाने जा रहा है, तो आधार से सारी चीज़ें, उसका राशन आधार से लिंक है, उसकी सारी चीज़ें लिंक है, तो जिस आदमी का आधार नहीं हो पा रहा उसकी कितनी सारी राइट्स जा रही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसने कि सरकारी ऑफिस में है वो उसको काम बेहतर तरीके से करना होगा। अगर नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसके खिलाफ मैंडेमस करके ये ऑर्डर या ये रिट इशू कर सकता है। देन नेक्स्ट इज prohibition. This writ is issued by higher court, high court or supreme court, when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction. Prohibition कब होता है? जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है। कुछ इस तरीके से समझो, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब ये 3 कोर्ट्स मैंने बनाए। ये रिट इशू करता है हायर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हायर कोर्ट कौन सा होगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का हायर कोर्ट कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ये देख रहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो केस सुन रहा है वो केस इसके दायरे में आता ही नहीं है, वो केस तो मुझे सुनना चाहिए। मतलब कि छोटे मोटे केस ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनता है, जो बड़े बड़े केस रहते हैं वो हाई कोर्ट सुनता है। तो ये देख लेते हैं कि ये तो इसका जुरिस्डिक्शन, मतलब ये तो इसके दायरे से बाहर जाके जज काम कर रहे हैं। नहीं भैया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई कोर्ट के जो जज रहते हैं वो बोल देते हैं कि ये केस जो है ये केस मेरे पास आएगा, ठीक है। या हाई कोर्ट कोई केस सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि नहीं भैया ये तो तुम तुम्हारे दायरे के बाहर जाके कर रहे हो, ये वाली पावर तो हमारे पास में। तो जब हायर कोर्ट ये ऑर्डर देता है, हायर कोर्ट, हाई नहीं बोल रहा हूं, जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है कि केस मेरे पास में भेजो, क्योंकि आगे क्योंकि पे ध्यान देना, क्योंकि जो तुम केस सुन रहे हो वो तुम्हारे दायरे के बाहर आ रहा है, वो तुम्हारे जुरिस्डिक्शन, तुम्हारा जो दायरा है उसके बाहर आ रहा है, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम उस केस को सुन लो। समझ रहे हो? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोटे मोटे केस ही सुन सकता है। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई बहुत बड़ा केस सुन रहा है तो हाई कोर्ट बोलेगा तुम्हारी पावर थोड़ी ना है, ये तुम्हारा जुरिस्डिक्शन थोड़ी ना है, ये केस मेरे पास में आने दो। क्लियर? क्यू वारंटो। If a court finds that a particular person is holding office but it is not entitled to hold that office, it issue a writ of quo warranto and restrict the person from acting as an office holder. क्यू वारंटो मतलब कि कोई इंसान है जो कि ऑफिस होल्ड कर रहा है। मान लो सिद्धार्थ है आईएएस, कोर्ट को लगता है कि सिद्धार्थ आईएएस है लेकिन सिद्धार्थ एंटाइटल्ड नहीं है, मतलब मान लो कि उसने पेपर में घपला करके वो वहां पे पहुंच गया है, तो कोर्ट बोलेगा तुम अपना ऑफिस खाली करो भैया, ठीक है, क्योंकि सिद्धार्थ जिस ऑफिस को होल्ड कर रहा है उसने तो वो पेपर निकाला ही नहीं था, उसने तो वो पेपर खरीद लिया था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्यू वारंटो का मतलब क्या हुआ? क्यू वारंटो का मतलब ये हुआ कि आप जो ऑफिस होल्ड कर रहे हो, जो ऑफिस होल्डर जो ऑफिस को होल्ड कर रहा है, मान लो हो सकता है वो एंटाइटल्ड ही नहीं है, उसके पास वो अधिकार ही नहीं कि वो उस ऑफिस को होल्ड कर सके, तो उसको क्या करना होगा? उसको वो ऑफिस खाली करना होगा, ठीक है। सर्चियोररी, ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन अगेन अलग अलग हो सकता है। ये क्या कह रहा है? अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी। अब इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। प्रोहिबिशन को एक बार फिर से बताता हूँ। प्रोहिबिशन क्या बोल रहा है? प्रोहिबिशन बोल रहा है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे रहा है, क्या ऑर्डर दे रहा है कि जो मैटर, जो केस जो तुम सुन रहे हो
वो तुम्हारे दायरे के बाहर का है, तुम उसको नहीं सुन सकते हो, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है, वो केस हमारे पास में दो। ठीक है, ये हो गया प्रोहिबिशन। नाउ सर्टियोररी क्या होता है? ये बेसिकली होता है कि केस यहाँ पे चल रहा है, एक केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट को लग रहा है कि भैया तुम ये केस मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास में ऑलरेडी केसेस बहुत पेंडिंग है। ऑल्दो तुम्हारे पास में पूरा पावर है उस केस को सुनने का, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है तुम, और मुझे उस केस को पहले सुनना है, तो इस केस को मेरे पास आने दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से बोलता है कि वो केस जो तुम्हारे पास में पेंडिंग पड़ा उसको दे दो यार मेरे पास, मैं निपटा देता हूँ। समझ गए? तो ये 5 तरीके की रिट है, और इसीलिए ये सारी फंडामेंटल राइट्स बिना आर्टिकल 52 के इम्पॉसिबल है। ये कोर्ट्स ये ऑर्डर इशू करते हैं, ये ऑर्डर्स क्यों इशू करते हैं? ताकि हमारी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, ताकि हमारी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, इसलिए आर्टिकल नंबर 32 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके उसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में दिया गया था आपकी किताब में, थोड़ा सा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को देख लेते हैं। द रियल टेस्ट ऑफ राइट्स गिवन बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज इन देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। The poor, illiterate and the deprived section of society must be able to exercise these rights. Independent organization like People's Union for Civil Liberties or People Union for Democratic Rights have been working as a watchdog against the violation of rights. In this background, the government has established in 1993 an institution, the National Human Rights Commission. The National Human Rights Commission is composed of former Chief Justice of Supreme Court of India, a former judge of a Supreme Court, a former Chief Justice of an High Court, and 2 other members have a knowledge and practical experience in the matter relating to the rights. देखो, rights दे देने से कुछ नहीं होता है, राइट्स वाकई में वो गरीब इंसान, वो इलिटरेट इंसान के पास पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। अमीर तो अपनी राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमें उस गरीब व्यक्ति के बारे में सोचना है। देखो, तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तुम्हें सेंसिटिव होना पड़ेगा उस व्यक्ति के लिए जिसके के पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, जो कि जिसको कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जिसके के पास में, तो वो राइट्स उन तक पहुंच भी रहे हैं कि नहीं रहे, वो राइट्स उनकी कहीं वॉलेट, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ना कि उनके पास में ये राइट्स है, कहीं उनके राइट्स वॉलेट तो नहीं हो रहे। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट, बहुत सारे एनजीओज वगैरह होते हैं, ठीक है, एनजीओज वगैरह होते हैं, वो क्या देखते हैं, वो ये काम करते रहते हैं कि वो ये देखते रहते हैं कि वो गरीब व्यक्ति की राइट कहीं वॉलेट तो नहीं हो रही, वो गरीब व्यक्ति की राइट्स कहीं खत्म तो नहीं हो रही है। ठीक है, उसी के चलते एक 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया था। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम देखते हैं कि 5 मेंबर होते हैं। एक तो फॉर्मर, मतलब जो पहले के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे वो, एक फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक वो इंसान जो कि चीफ जस्टिस रह चुके हैं, एक वो इंसान जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, एक वो इंसान जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और 2 अदर पीपल, 2 और लोग जिसको कि राइट्स के बारे में नॉलेज हो। इन 5 मेंबर की बॉडी होती है। ठीक है, द कमीशन फंक्शंस इंक्लूड इंक्वायरी एट इट्स ओन इनिशिएटिव और ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट बाय अ विक्टिम इनटू अ कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, visit to a jail, study a condition of inmates, undertaking promoting research in the field of human rights. अब कमीशन काम क्या करता है? कमीशन या तो उनकी बात सुनता है जो कि डायरेक्टली इनके पास कंप्लेंट फाइल कर देता है, या फिर ये कमीशन पता है कई बार क्या करते हैं कमीशन के लोग कि ऑटोमेटिकली जेल में चले जाते हैं। सरप्राइज विजिट, जैसे तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल आ जाते हैं अचानक से, सरप्राइज विजिट। प्रिंसिपल क्या देखते हैं? पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, बच्चे क्या कर रहे हैं। ये भी ये देखते हैं कि जेल में अच्छी कंडीशन तो है ना, खाना तो प्रॉपर दे रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके की गुनाह कबूल नहीं हुआ, और अगर किसी का गुनाह कबूल भी हो गया तो भी ऐसा नहीं कि हम उसको ऐसे ही खाना देते, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ये लोगों के बीच में जाते हैं, देखते हैं कि चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। द कमीशन रिसीव कंप्लेंट इन थाउजेंड्स एवरी ईयर। These are related to the custodial debt, custodial rape, disappearances, police excesses, failure in taking action has been disappeared, youth in Punjab, investigation and trial of Gujarat right case where this intervention proved effective. साथ ही साथ ये कमीशन के पास थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट आती है। ये कई बार देखते हैं कि कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में किसी की मौत हो जा रही है, पुलिस कस्टडी में ही किसी के साथ में रेप हो गया, ये तमाम तरीके की चीज़ें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो गुजरात राइट केस हुआ था उसमें इस कमीशन का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। द कमीशन डज नॉट हैव द पावर टू प्रोसिक्यूशन
The commission does not have the power to prosecution. It can merely make recommendation to the government or recommendation to the court to initiate proceedings based on the inquiry that it conducts. कमीशन के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो सजा दे दे, ऐसा कर दे, लेकिन कमीशन स्टडी करके रिकमेंडेशन सरकार को दे देता है कि देखो तुम्हारे जेल की हालत ऐसी ऐसी, उसको ठीक करो, या कोर्ट को ऑर्डर दे देता है, कोर्ट को एक तरीके से रिकमेंडेशन दे देता है कि हमने ये पाया है, तुम इसका केस पहले देख लो और अपने केस में हमारी ये फाइंडिंग, हमारे ये रिसर्च काम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करता है। अब है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है पार्ट 4 में। पार्ट 3 में, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसको कि मैं पढ़ूंगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किसके पास में? सिटीजन्स के पास में। फंडामेंटल राइट्स किसके पास में? सिटीजन्स के पास में। ये हमें अधिकार मिले, ठीक है, हमें अधिकार है। DPSP क्या है? ये DPSP गवर्नमेंट के पास में, ये गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, ये जो काम है ये किसका है? ये सिटीजन्स का है। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने के लिए इसमें चीजें लिखी गई है। ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन देगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रहा है कि तुम जब अपनी पॉलिसी बनाओ तो DPSP के हिसाब से बनाना। समझे हो? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी मतलब सरकार की पॉलिसी। ये सरकार को एक तरीके से डायरेक्शन दे रहा है कि जब तुम अपनी पॉलिसीज बनाओगे, जब तुम लोगों के लिए काम करोगे तो कुछ इस हिसाब से काम करना। और फंडामेंटल राइट क्या है? ये सिटीजन्स के पास में राइट्स है कि सरकार कुछ ऐसा ना कर जाए जिससे कि वो माई बाप बन जाए। हमारे पास में अधिकार हैं। क्लियर? ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया। ये पार्ट 3 में है, ये पार्ट 4 में है। ठीक है भैया। The makers of our constitution knew that independent India is going to face many challenges. Foremost among this was challenge to bring about equality and well-being of all citizens. They thought that certain policy direction was required for handling these problems. At the same time, Constitution did not want future government to bound by certain policy decisions. Therefore, some guidelines were incorporated in the Constitution, but they were not made legally enforceable. ठीक है, जब संविधान बना था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आप जानते हो 1952, 1951, 1953 हमारे देश की क्या हालत थी। ठीक है, तो संविधान जब बन रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हमेशा यही चाहेगी ना कि मेरा देश बहुत अच्छा हो, मेरा देश एकदम सोने की चिड़िया ही कहलाए, मेरा देश विश्व में फर्स्ट है। लेकिन उनको पता था कि अभी देश में इतने सारे चैलेंजेस हैं। अंग्रेज़ अभी अभी छोड़ के चले गए। अंग्रेज़ छोड़ के चले गए तो हमने ये देखा कि अंग्रेज़ ने हमें किस हालत में छोड़ के चले गए। एक दिन में तो इक्वालिटी नहीं आएगी ना, एक दिन में तो सब अमीर नहीं बन जाएंगे ना, समय लगेगा। तो उन्होंने इसलिए DPSP को डाला, DPSP को डाल दिया कि DPSP एक तरीके से सरकार को क्या करेगा? सरकार को डायरेक्शन देगा कि देखो भैया तुमको इस डायरेक्शन में काम करना है, तुमको ऐसा ऐसा काम करना है। ठीक है, मान लो सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे काम नहीं किया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। सरकार ने DPSP पे काम नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए है। ठीक है, तो ये एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर सरकार ने DPSP पे काम नहीं किया तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखो संविधान ने बताया था कि सरकार को ऐसे ऐसे काम करना है, सरकार ने काम नहीं किया, हमने केस फाइल कर दिया। ये नहीं हो सकता है, बिकॉज ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP जो दिए हैं उस पर सरकार ने काम नहीं किया तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। वही फंडामेंटल राइट्स अगर हमारी वॉयलेट होती है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो तीसरा डिफरेंस क्या हुआ? तीसरा डिफरेंस ये हुआ कि ये लीगली एनफोर्सेबल है कि अगर हमारी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे कि हमारी राइट वॉयलेट हुई है, सरकार ने मेरी राइट वॉयलेट करी है। लेकिन अगर सरकार ने DPSP पे काम नहीं किया तो क्या होगा? तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्यों किया? क्योंकि DPSP में लिखा है कि सरकार कोशिश करेगी कि इक्वालिटी आए। अब अगर इसमें हम लोग लिख देते कि अगर सरकार इक्वालिटी नहीं लाएगी तो कोर्ट में केस होगा, तो आज तक केस ही चल रहा होता ना। आज़ादी के 70-75 साल बाद भी हम लोग लड़ रहे हैं इक्वालिटी के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये जानती थी देखो कि अगर हमने इसको लीगली एनफोर्सेबल कर दिया ना तो इतने केसेस आ जाएंगे, इतने केसेस आ जाएंगे, क्योंकि सरकार को समय लगेगा। एक रात में चीज़ें नहीं हो सकती है, टाइम लगेगा।
इसलिए ये सिर्फ डायरेक्शन है सरकार के लिए। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। This means that if government did not implement a particular guideline, we cannot go to the court asking the court to instruct the government to implement the policy. Thus, these guidelines are non-justiciable. इसलिए guideline non-justiciable है, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे. Parts of the constitution that cannot be enforced by judiciary. Those who framed constitution thought that the moral force behind these guidelines will ensure that government will take seriously. तो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा कि हम लिख इसलिए देते ताकि सरकार को डायरेक्शन रहे, और ऑफकोर्स सरकार काम करेगी ना। इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि मिनिमम वेजेस होना चाहिए, इक्वालिटी की कोशिश करना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, सबका कल्याण हो, सबका साथ सबका विकास, ये वाली चीज़ें लिखी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें डीपीएसपी में यहाँ पे लिखी है। व्हाट डू डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन? पहला, द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट, certain rights that individuals should enjoy apart from fundamental rights, and certain policies that government should adopt. देखो, सबसे पहले गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, हमारे समाज के क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव रहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत सशक्त समाज, बहुत खूबसूरत समाज। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय, जैसे मिनिमम वेजेस वाली बात हो गई है। ठीक है, ये वाली चीजें कि कुछ और राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अलावा, साथ ही साथ सर्टेन पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक, द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू गिव इफेक्ट टू सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। दे हैव पास सेवरल जमींदारी अबॉलिशन बिल, नेशनलाइज्ड बैंक, इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉज, बहुत सारे फिक्स्ड मिनिमम वेजेस। फिर सरकार ने देखो डीपीएसपी को लागू करने के लिए मिनिमम वेजेस लेके आ गए। ठीक है, फैक्ट्रीज लॉज लेके आई, जमींदारी सिस्टम को हटा दिया, नेशनलाइज कर दिया बैंक को, सब सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया था उस समय। कि उस समय प्राइवेट प्लेयर आता तो लोगों को लगता है कि एक्सप्लॉइटेशन है। आज के ज़माने में और उस ज़माने में फ़र्क है। देखो, आप लोग है ना पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हो कि नहीं सरकार ने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं हमेशा बोलता हूँ 1960 में जो देश की स्थिति थी उस हिसाब से सरकार ने काम किया। 2025 में जो देश की स्थिति है सरकार इस हिसाब से काम करेगी। 1960 और 2025 में फ़र्क होगा ना। जब तुम लोग 2050 में जाओगे तब तुमको लगेगा कि 2025 में जो काम किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन वो 2025 की नीड थी, ये 1960 की नीड थी, और 2050 में 2050 जैसे काम करेगी सरकार। समझे? ठीक है। Directive principles should include right to education, formation of Panchayati Raj institution all over the country, partial right to work under employment guarantee scheme and midday meals। देखो डीपीएसपी में राइट टू एजुकेशन की बात हो रही तो कोशिश की जा रही है कि सभी के पास एजुकेशन हो। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की गई तो आज आप देखते हो कि गांव में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है। तो डीपीएसपी पे देखो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि सरकार काम करती है, सरकार का बराबर तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, जैसे इसको देखो डीपीएसपी क्या बता रहा है? गोल्स, वेलफेयर ऑफ द पीपल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड गोल्स है कि सबका कल्याण हो, इकोनॉमिकली भी हो, सोशली भी हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, पॉलिटिकल में सबके पास वोटिंग राइट हो, सबको कानून एक नज़र से देखे। ठीक है, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो गरीब है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। सबके पास लगभग मैं बोल रहा हूँ ना, सबके पास एक जैसे 100 रुपये नहीं आ सकते, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अमीर है उसमें हमने क्या किया, उस पर हमने टैक्स लगा के गरीब को कोई कहीं रुपये दिया। तो ये पॉलिसीज होती है। अमीर पे क्यों टैक्स लगाते हैं? जो 1-2 करोड़ रुपए, मैं मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, अमीर की। अमीर जो बहुत ज़्यादा रुपये कमा रहे हैं उस पर टैक्स क्यों लगाते हैं? कि तुम इतना कमा रहे हो तो थोड़ा सा गरीब के लिए भी कुछ बनता है। ठीक है, चीज़ों को लॉजिक से समझना है। तुम लॉजिक से समझोगे ना बहुत मजे आएंगे, तुमको पॉलिटिकल साइंस से प्यार हो जाएगा। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, कैसी पॉलिसीज, अब पॉलिसीज कैसी बात की गई? प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर, ये वाली चीज़ें, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, प्रोहिबिशन ऑन द कंजप्शन ऑफ लीकर, कि शराब नहीं बिकेगी। अब तुम लोग बोलो सर बिकेगी, तो मैंने बोला ना बिकेगी तो हम केस फाइल नहीं कर सकते। ये सरकार को कोशिश करनी है, इसमें लिखा है कि सरकार को, डीपीएसपी क्या है कि सरकार को कोशिश करनी है इन सारी चीज़ों पे। मैंने ये कहीं पे नहीं बोला कि दारू नहीं मिलेगी, इन्होंने बोला कि प्रोहिबिशन ऑन द कंजप्शन ऑफ लिकर, कोशिश ये करनी चाहिए। समझ रहे हो ना? अब समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर कौन कौन से राइट हम लोगों के पास में मिले डीपीएसपी की तरह? राइट टू वर्क है, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि हमारे पास में नहीं है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन स्टिल कोशिश करना है हमें। समझ रहे हो? तो ये टेबल आपको एक तरीके से क्या कर देगा, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझा देगा। क्लियर है? इससे एक बहुत अच्छे से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि डीपीएसपी किस बारे में बात करता है। नाउ
बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, नॉट एन आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सो द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो एक बार मैं फिर से आपको एक छोटा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी सरकार के लिए। फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट कर रहा है सरकार से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी सरकार को बता रहा है कि तुमको ये काम करना है। अगर किसी इंसान की फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जाती है तो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पे सरकार काम नहीं करती है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब क्या होता है, डीपीएसपी पे हमने बता तो दिया कि डीपीएसपी एक तरीके से सरकार को बताया कि सरकार को कुछ इस हिसाब से काम करना है, लेकिन जब भी सरकार कुछ ना कुछ काम करती है तो किसी न किसी इंसान की फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जाती है। हम चाहते भी हैं कि सरकार कुछ ना कुछ काम करे, तो जब सरकार कुछ ना कुछ काम करती है तो किसी न किसी की फंडामेंटल राइट वहाँ पे क्या हो रही है, वॉयलेट हो रही है। तो इसके चलते हमने बहुत बार देखा है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में लड़ाई चलती रहती है अच्छी जोर से। ठीक है, तो जोर से लड़ाई चलती रहती तो उसमें क्या होता है, उसमें सरकार जो है, सरकार देखो एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोच सकती, सरकार जो सोचती है, सरकार को समाज के बारे में सोचना पड़ता है, पूरे सोसाइटी के बारे में वहाँ पे सोचना पड़ता है। ठीक है, समझे हो। तो जब इनके बारे में, जब इनकी लड़ाई होती है तो सरकार पूरी सोसाइटी के बारे में सोचने लग जाती है, फिर जुडिशरी बीच में से आता है भागते भागते कि रुक जाओ मैं हूँ। ठीक है, तो जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन मतलब कि संविधान को प्रोटेक्ट करने की जवाबदारी जुडिशरी को दी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, it is possible to see both fundamental rights and directive principle as a complementary to each other. Fundamental right restrain government from doing certain things, while directive principle exhort the government to do certain things. Fundamental right सरकार को मना कर रहा है कि तुम डिस्क्रिमिनेट मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी सरकार को बोल रहा है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, और फंडामेंटल राइट बोल रहा है तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो। Fundamental rights mainly protect the rights of individuals, while directive principle ensure the well-being of the society. However, at times when government intends to implement directive principle of the state policy, it can come in conflict with fundamental rights. ठीक है, जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जब गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कर रही है, तब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं आ जाता है। This problem arose when the government sought to pass to abolish zamindari system. These measures were opposed on the ground that they violate right to property. However, keeping in the mind of societal needs that the greater than the individual interest, the government amended the constitution to give the effect to directive principle of the state policy. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में लड़ाई हुई। जमींदारी सिस्टम है, उसमें बेसिकली क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, आपने देखा था जिसके ऊपर 1000, 2000, 3000 एकड़ ऑफ लैंड है। तो सरकार आई थी कि ये जमींदारी सिस्टम को हम अबॉलिश करेंगे और ये जो बड़े बड़े किसान हैं इनका लैंड हम गरीबों में बांटेंगे। ठीक है, अब पहले, आज की बात नहीं, पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। तो जब सरकार ये लॉ लेके आई कि हम जमींदारी सिस्टम को अलाउ नहीं करेंगे, तो क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कोर्ट में चले जाते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी तो मेरा फंडामेंटल राइट है, आप मेरी प्रॉपर्टी कैसे छीन सकते हो। लेकिन फिर भी सरकार ने बोला कि नहीं, हम राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंड मतलब उसको चेंज कर देंगे वहाँ से। राइट टू प्रॉपर्टी को हम फंडामेंटल राइट नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो फंडामेंटल राइट रहा तो बहुत सारे लोग कोर्ट जाते रहेंगे और सरकार कुछ काम ही नहीं कर पाएगी। सरकार को रोड बनाना है तो ज़मीन लेना पड़ेगा, सरकार को ट्रेन बनानी तो ज़मीन लेना पड़ेगा, ये चलते तो सरकार कुछ काम ही नहीं कर पाएगी। तो सरकार ने बोला कि हम संविधान में बदलाव करेंगे, हम संविधान में चेंज करेंगे, संविधान को चेंज नहीं करेंगे, संविधान में बस राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिल रहा था राइट टू प्रॉपर्टी और जमींदारी सिस्टम। फिर भी सरकार ने क्या सोचा, फिर भी सरकार ने सोचा कि नहीं भैया, हमको लोगों का क्या करना है, हमको लोगों का वेलफेयर करना है और हमको सोसाइटी एट लार्ज देखना, मैं एक इंडिविजुअल को नहीं देख सकता हूँ। तो उन्होंने संविधान में ये राइट टू प्रॉपर्टी को उड़ाने की बात करी। तो इसके चलते एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिबेट आ गया। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड डिबेट ये आ गया कि गवर्नमेंट बोलने लगी कि पार्लियामेंट
चाहे तो पार्लियामेंट संविधान को बदल सकती है। ये पार्लियामेंट के पास में पावर है कि पार्लियामेंट पूरे संविधान को नहीं, पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट संविधान को बदल सकती है। तो यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया देखो, तुम संविधान को तो नहीं बदल सकते हो, तुम संविधान के कुछ हिस्सों को बदल सकते हो। तुम संविधान को कुछ भी हिस्से को बदलो एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। फिर से लिंक करते हैं, लड़ाई किसके किसके बीच में चल रही है? लड़ाई फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बीच में चल रही। ठीक है, लड़ाई का माध्यम क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को लेके हमारे यहाँ पे लड़ाई चल रही है, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे सरकार बोल रही है कि हमको तो प्रॉपर्टी को हटाना ही पड़ेगा, राइट टू प्रॉपर्टी को। क्यों? क्योंकि हमको लोगों का वेलफेयर करना है, तो राइट टू प्रॉपर्टी वाली बात तो भूल ही जाओ। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया। अमेंड मतलब सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, और सरकार ने क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो संविधान को बदल सकती है। ये केस कहाँ चले गया? ये केस चले गया कोर्ट के पास में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो हम मानते हैं कि तुम संविधान को बदल सकते हो, पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो संविधान को बदल सकती है, लेकिन पार्लियामेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, जुडिशरी ने बोला। अब पूछा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पार्लियामेंट ने, तो यहाँ पे जुडिशरी ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर ये है रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बेसिक स्ट्रक्चर ये है इक्वालिटी, बेसिक स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट, बेसिक स्ट्रक्चर है राइट टू फ्रीडम। तुम इधर उधर की कोई सी भी पावर को बदलो, हमको मतलब नहीं है, लेकिन तुम ये जो बेसिक जो ढांचा है ना कि हर इंसान इक्वल ट्रीटमेंट हो, ये जो बेसिक ढांचा है ना कि सबके पास में सेम अमाउंट ऑफ फ्रीडम हो, ये जो बेसिक ढांचा है ना कि सब अपने अपने रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो करें, तुम इसको नहीं बदल सकते हो। और ये बात कब हुई थी? ये बात हुई थी केशवानंदा भारती केस। ये केस तुमको बहुत बार आएगा, अभी आगे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करोगे और पॉलिटिकल में नहीं भी जाओगे और कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे, ये केस बार बार आएगा। तो इस केस को तुमको ये ध्यान रखना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि बिल्कुल पार्लियामेंट को कुछ भी बदलना है तो बदलो, पार्लियामेंट को कुछ भी अमेंड करना है तो अमेंड कर दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। ठीक है, तो एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? पार्लियामेंट को पावर तो दी कि तुमको जो बदलना है वो बदलो, लेकिन साथ ही साथ तो उस पावर को खींच भी लिया कि बदल के दिखाओ, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल पाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट चालाक था कि तुम बदलो ना, काम की चीजें नहीं बदल सकते हो। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल राइट टू प्रॉपर्टी को बदल लो, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर सरकार प्रॉपर्टी नहीं लेगी, मतलब प्रॉपर्टी पे डेवलपमेंट का काम नहीं करेगी, तो कैसे काम होगा? बदले में तुम रोड के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो, मुआवजा दे दो। ठीक है, ऐसे करके इनका सेटलमेंट हुआ था। और आज की तारीख में जो राइट टू प्रॉपर्टी वाली चीज़ है, आज की तारीख में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये नॉर्मल राइट है हमारा। मतलब कि सरकार अगर हमारी प्रॉपर्टी ले रही है और हमको लग रहा है वो इलीगल है, तो बिल्कुल हम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल राइट की तरह लेके जाएंगे कोर्ट में, फंडामेंटल राइट को लेके केस लेके नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो ये पूरा यहाँ पे ये पूरा था। तो यहाँ पे जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया एज एन फंडामेंटल राइट। ठीक है, और ये केस राइट टू प्रॉपर्टी को लेके ये जो लड़ाई थी ये 1950 से चली आ रही थी। कब से चली आ रही थी? 1950 से चली आ रही थी। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी। ये भी वहां पे दिया, देखो हमें राइट्स मिल गए, सरकार को बता दिया कि सरकार को ये काम करना है, लेकिन एज एन इंडियन सिटीजन हमारा भी तो देश के प्रति कुछ ड्यूटी होगी ना, कि सिर्फ अधिकार लेंगे हम सिर्फ अधिकार ले रहे हैं। सरकार को भी बता दिया कि सरकार को ये पॉलिसी करनी है, ऐसा करना है, ये करना है। अरे नागरिक को भी तो पता होना चाहिए कि उसकी क्या ड्यूटी है। तो हमने देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जब संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था तब फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं की थी, तब फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब जब 42nd बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे थे तब पार्लियामेंट ने एक चैप्टर ऐड किया। वो चैप्टर क्या था? वो चैप्टर था फंडामेंटल ड्यूटीज। वो क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें कुछ 10 ड्यूटीज थी, आज की तारीख में एक ड्यूटी और ऐड कर दी।
वो ड्यूटी सिटीजन्स को बताता है कि उनको क्या करना है। अब क्या बताता है कि नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, हमें पीस और हार्मोनी से रहना है, हमें इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रखना है। एकदम बहुत बेसिक सी ड्यूटी, कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है जो आप और मैं नहीं कर सकते, बहुत बेसिक सी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। अब मान लो किसी सिटीजन ने ये ड्यूटी को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, कोर्ट में केस नहीं जा सकता है। वो सिर्फ जैसे डीपीएसपी सरकार को बताए कि देखो तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसे ही हमें ड्यूटीज़ बताई है कि भैया तुमको तुम्हारी ड्यूटी होनी चाहिए। क्यों फंडामेंटल राइट को इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुई तो केस हो सकता है, वही फंडामेंटल ड्यूटी नहीं करा तो केस नहीं होगा। डीपीएसपी को लेकर सरकार ने कुछ नहीं करा तो केस नहीं होगा, लेकिन फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गई तो केस होगा। इसलिए फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इन ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, लेकिन ये एज एन सिटीजन, एज एन इंडियन सिटीजन, ये हमारा दायित्व है, हमारा दायित्व हमारे देश के प्रति भी है कि हमको कुछ ड्यूटीज़ तो फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ समझ लो कि देखो, जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशरी, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा, लेकिन मैं बेसिक बता देता हूँ। एक जुडिशरी, एक पार्लियामेंट, तुमने पार्लियामेंट देखा होगा, है ना, गूगल करना पार्लियामेंट। एक हो गया एग्जीक्यूटिव, मतलब हमारे मंत्री और ये सारे लोग। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। कानून बना रही है तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर सकती है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजन को चेंज कर सकती है जो कि समय के साथ बदलना जरूरी है, ठीक है। याद करो चैप्टर 1 का वन शॉट, जब मैंने बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है, कि समय के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे संविधान को नहीं बदल सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जुडिशरी नहीं बदलने देगी। तो जुडिशरी इस चीज़ का ध्यान रखती है कि पार्लियामेंट जो काम कर रही है उसमें ऐसा तो नहीं कि संविधान को बदल रहे हैं, उसमें संविधान को बदलना है तो बदलो, लेकिन पूरे को नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलना है। तो सबके अलग अलग काम है और ये अलग अलग काम आपको कमिंग चैप्टर्स में समझ में आएंगे। तो अगर अभी समझ में नहीं आए तो इतना लोड नहीं लेना है, जैसे जैसे आगे वाले चैप्टर्स में बढ़ोगे वैसे वैसे चीज़ें समझ में आ जाएगी। चैप्टर लेंथी था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई था, लेकिन बहुत काम का चैप्टर था, बहुत अच्छे से समझाया है, अच्छे से पढ़ना। और मैंने पहले भी कहा है, वही क्या कहता हूँ मैं, कि चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। जब सिद्धार्थ पटेल है तो पॉलिटिकल साइंस में नहीं डरना है। हमें कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। तुमको ऐसा लग रहा है अरे क्या लोड है, कॉन्सेप्ट को समझो, हिंदी में बहुत ध्यान से समझो, बढ़िया से समझो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, आगे जाओगे तो बहुत सारे एक्सेप्शंस भी फंडामेंटल राइट्स में मिलेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस बहुत खूबसूरत है अगर तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो। सो साइनिंग ऑफ विद दिस, सिद्धार्थ पटेल, थैंक यू, बाय बाय।